अगर आप किसी ट्रेडर को सिर्फ एक चीज पूछ सकते जो डेकेड से मार्केट में टिका हुआ है तो आप क्या पूछते? क्योंकि मार्केट में एंटर करना मुश्किल नहीं होता दोस्तों, मुश्किल है सालों तक सरवाइव करना। आज की डेट में हम सेबी के साथ, NISM के साथ, NSE के साथ, BSE के साथ, NCDX के साथ, कंपनीज के तो नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि हम उनके बिहाफ पे एजुकेशन ऑफर करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट हैं जिन्होंने मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, बुल रन्स और पैनिक फेसेस सब कुछ देखा है। मैंने हमेशा कोशिश ये करी कि लोगों को मैं रिसर्च एनालिस्ट बनाऊं या मैं उनको सब ब्रोकर बनाऊं। आज की डेट में करोड़ों के ट्रेडर्स हैं हमारे देश में, 2000 रिसर्च एनालिस्ट। क्या ये नंबर इतने करोड़ों के डेटा को सर्विस देने के लिए भी एलिजिबल लगता है आपको? वो सिर्फ एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन इंडस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड नामों में से एक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की टफेस्ट एग्जामिनेशंस में ऑल इंडिया टॉप 20 रैंक हासिल करने के बाद वो सिर्फ CA पर ही नहीं रुके, बल्कि LLB, DISA और NISM के मल्टीपल सर्टिफिकेशंस लिए और फाइनेंस और रेगुलेशन के हर पहलू को डीपली मास्टर किया। जब ऑप्शंस ट्रेडिंग इंडिया में आज जितना पॉपुलर भी नहीं था ना, तब उन्होंने इंटरनेशनल फर्म्स के साथ ट्रेनिंग लेकर ऑप्शन सेलिंग को उस लेवल पर समझा जहां उस वक्त बहुत कम लोग पहुंच पाए थे। लोग देखते हैं कि इसके पास गाड़ी है तो ये मेरी भी आ जाएगी, सपने ले लेते हैं लोग। इस चीज पे मेरी ओपिनियन नॉर्मली लोगों से अलग होती है। मैं खुश हूँ कि ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने 50 लाख रुपए आज कमाए, मैंने 20 लाख रुपए कमाए। अगर वो जेन्युइनली ये कमा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं तो साहब ये मोटिवेशन। सर आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे लॉटरी बिकती है, इंसान का एक बार तो मन हो जाता है लॉटरी खरीदने। यार हो सकता है यार मेरी किस्मत चल जाए, हो सकता है यार मेरी लॉटरी खुल जाए। लोगों का ये सवाल है कि जब तुम इतना कमा रहे हो मार्केट से तो तुम कोर्सेज क्यों बेच रहे हो? आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, हमें सेबी ने सबसे पहली बार ही ये बोला कि लोगों को जाके पढ़ाओ। सेबी ने पैसा देना शुरू किया कि मुंगे जी जाइए, लोगों को पढ़ाइए और उसका पैसा हम देंगे आपको। क्योंकि अगर हमारे देश में फाइनेंस का सही में इकोसिस्टम डेवलप होना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज लगभग 2 डेकेड से भी ज्यादा मार्केट के हर एक उतार चढ़ाव को देखने के बाद आज ये सिर्फ एक ट्रेडर या मेंटोर ही नहीं है दोस्तों, बल्कि इंडस्ट्री की एक ट्रस्टेड वॉइस है। पर्सनली जब मैंने आज के गेस्ट के ऊपर रिसर्च करी और कॉन्वर्सेशन की तो कुछ चीजें बहुत क्लियरली मुझे समझ में आई। क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना ही नहीं पाते, ऑप्शन सेलिंग को प्रोफेशनल्स किस नजरिए से देखते हैं, वो माइंडसेट क्या है जो ट्रेडर को सिर्फ सर्वाइव करने की नहीं, सालों तक आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी देता है। आपके लिए कॉन्वर्सेशन एक कंप्लीट ट्रेडिंग मास्टर क्लास होने वाली। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम CA सुमित मोंगिया जी। बिफोर वी स्टार्ट टुडेस पॉडकास्ट, अ बिग थैंक यू टू अवर स्पॉन्सर लेमन। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी हुई होगी। ट्रेड राइट ढूंढने से पहले चार्ट पर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि टेलीग्राम पे कोई कुछ बोल रहा है, यूट्यूब पे किसी का एनालिसिस बुलिश बोल रहा है, ट्विटर पे कोई क्रैश प्रेडिक्ट कर रहा है, और आधे से ज्यादा टाइम तो मार्केट में यही ढूंढने में निकल जाता है कि एक्चुअल ट्रेड कहां पे बन रहा है, राइट स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए, राइट एंट्री कहां पे होनी चाहिए और राइट टारगेट कहां पर होना चाहिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेमन लेकर के आ गया डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग, वो भी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजीज के साथ, जहां पर आप लोगों को जब भी एक वैलिड ट्रेड सेटअप बनेगा तो एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजीज आपको बता देंगी कि एंट्री कहां पर होनी चाहिए, एग्जिट कहां पर होना चाहिए और आपका टारगेट बुकिंग भी कहां पर होना चाहिए। और डेली ट्रेडर्स के लिए लेमन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है जिंग, जिससे अब आपका एग्जीक्यूशन और भी फास्टर हो जाता है। तो वेट किस चीज का है, क्योंकि अगर आप अकाउंट ओपनिंग लिंक ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लेमन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया, और अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद एक सिंपल सी KYC करवा देते हैं तो आप मेरी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी पर भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना समय गवाए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुमित सर, मोस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई, आपके पास आना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। आज सर बहुत मज़े आने वाले हैं, मतलब मैं भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखूंगा आपसे। ऑडियंस के लिए भी हम एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट सर एक चीज़ है कि वैसे बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी जानते ही होंगे सर, लेकिन कुछ लोग होंगे सर जो पहली बार आप आज देख रहे हैं आप जी, तो आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे खुद को? मैं सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन से शुरुआत करता हूँ। जो मेरे बचपन की बड़ी अचीवमेंट है वो है मेरा CA। तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और गर्व की बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था,
और जैसे नहीं किसी चीज़ की लगन लग जाती है, वैसी लगन लग गई और सीए में अच्छा स्कोर भी कर दिया। सबसे बड़ी इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला और उस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में मेरे को सबसे अच्छा एक्सपोजर मिला फाइनेंशियल मार्केट्स का, क्योंकि जैसे सीए को ऑडिट करना होता है ना, उसको बारीकी जाननी पड़ती कोई भी चीज़ की। तो जब वो ऑडिट करने गए, जब वो चीज़ों में अंदर घुसे तो मालूम पड़ा यार ये तो बहुत ही सुंदर जगत है। और हमारे देश का कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपोजर नहीं रखता, चाहे वो खुद के इन्वेस्टमेंट से ना भी हो, पर वो किसी ना किसी फॉर्म में बाजार में है। और उन चीज़ों को देखते हुए ये बात एकदम क्लियर समझ में आई कि अगर ग्रोथ स्टोरी जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को हासिल करनी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, मेरे जीवन में कभी वो परेशानी नहीं रही भाई कि या तो पैदल जाऊंगा या तो रोटी खाऊंगा, तो वो कभी परेशानी नहीं रही। लेकिन जैसे आप बोलोगे कि यार एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है कि नहीं कुछ भी बिजनेस कर ले, कोई भी इंडस्ट्री डाले, वैसा भी नहीं रहा। तो उस व्यक्ति को अगर स्टार्ट करना है तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत सुंदर जगह लगी। मेरी आंखों के सामने एक स्ट्रेटेजी के ऊपर एक बड़ी कंपनी ने साल भर में आर्बिट्राज करते हुए पैसा डबल किया और हमको उसके सर्टिफिकेशन देने के लिए बुलाया गया था। जब उस सर्टिफिकेट को देखने के लिए मेहनत करी तो समझ में आया कि यार इन्होंने एक्चुअली पैसा डबल किया है। और जब आप उसको वेरीफाई करो, वो आपको बेच कुछ नहीं रहा, वो तो आपसे सर्टिफिकेट चाहता है कि भाई आप लिख के दो कि यार ये चीज़ ट्रूथ है। और जब उसको अंदर घुस के देखा तो समझ में आया कि यार जीवन तो बहुत बढ़िया है और इस तरफ के काम करना मतलब बहुत अच्छा एक्सपोजर रहेगा। लकीली जब मैं मार्केट में एंटर हुआ उसी समय इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंटर हुए। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के 2001 में इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आए एनएससी के साथ। आप 2000 से हैं मार्केट के? मैं 2000 से हूँ। मैं 2000 में मैंने पहला इक्विटी का ट्रेड किया होगा और ऑप्शन समझना शुरू किया। हमारे साथ अच्छी बात ये भी हुई कि ऑप्शंस जब इंडिया में आए उनके ऑडिट के लिए हम तैयार नहीं थे। बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा कि मेरे को किसी चीज़ की जांच करनी है जो मुझे ही नहीं आती, तो मैं कैसे करूंगा। तो पहले हमको सिखाया गया कि ऑप्शंस क्या होते हैं, इनकी ट्रेडिंग क्या होती है, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जब वो चीज़ें हमने सीखी और फिर जाके एक ब्रोकर के यहाँ पे ऑडिट करने गए तो उसको समझ में आया कि एक पढ़ा लिखा बंदा आया यार ऑडिट करने के लिए। क्योंकि अगर मुझे किसी की कोई मिस्टेक ढूंढनी है तो पहले मुझे उस बात को डिटेल में जानना होगा। और अगर मैं वो जानूंगा ही नहीं तो मैं कभी भी उसकी मिस्टेक नहीं ढूंढ पाऊंगा। सतही चेकिंग तो नहीं हो सकती। तो उसको जानने के लिए हमको बहुत डिटेल सिखाया गया और उसके कारण हमको कई सारी क्या कहेंगे, इतनी सारी इंसाइट्स मिली जो कई लोगों को बहुत सालों तक मिलती है। मैं 2003 में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ केस शेयर करता हूँ। हम एक ऑडिट पे बैठे थे और एक हमारे नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और वो भी हमारे साथ उस दिन उस टीम का हिस्सा थे। तो उनको कोई चीज़ ऑडिट करने का कोई ना कोई पार्सल दिया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। ये 2003 की बात मैं बता रहा हूँ। उनका कहना था कि यार इसने कॉल शॉर्ट कैसे कर दी। तो मतलब क्या आपका? बोले नहीं, जो चीज़ उसके पास है ही नहीं वो बेच कैसे रहा है। अच्छा। एंड ही वॉज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट देन। तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। है वहाँ पे उस चीज़ का उस टाइम 2003 आया था। 2001 में ऑप्शंस आया है। और वो व्यक्ति जिसने आज से पहले कभी ऑप्शन ट्रेड नहीं किया, आज 2026 में इंसान को फ्यूचर ऑप्शन ये वो पता है। आज भी आप अगर नोट करेंगे तो लोग नेकेड बाइंग नेकेड सेलिंग से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, नहीं आता। तो मतलब आप गैप तो अब भी इतना ज्यादा है तो तब तो और ज्यादा था। बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट था और हमारे देश की साइज में किसी प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों तक पहुंचाना अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो वहां पे मेरे को इतना अच्छा एक्सपोजर मिला और वो एक्सपोजर के कारण मुझे लगा कि यार मुझे भी बाजार में एंट्री करना चाहिए। और देन आई डिसाइडेड कि नहीं ये तो करूँगा मैं। और देखिए मैं थोड़ा सच्ची बातें करने में यकीन रखता हूँ। मैं बिल्कुल दिल से आपसे बात करना चाहता हूँ। 2003 से 2008 मार्केट में बहुत शानदार रैली थी साहब। तो मैं मतलब एक इंसान होगा जो बोलेगा भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैंने ऐसा कमाल कर दिया, मैं करोड़ों बना लिया। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ बाजार चल रहा था। और जब बाजार चल रहा था ना तो आप गधे पे, घोड़े पे, खच्चर पे भी पैसा लगाओगे ना तो पैसा बना लोगे आप। तो पैसा कमाने लग गए तो ऐसा लगा कि नहीं यार अपने को तो आती है ये बात। एंड वो जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही क्योंकि उसके कारण से कॉन्फिडेंस आया
और उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ मन हुआ कि यार इसी लाइन में मैं आगे मेहनत करता हूँ. सो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड. अब यहाँ पे आते आते मेरे पास लाखों के ऑफर आने लगे थे कि तुम हमारे यहाँ पे नौकरी कर लो. उसका कारण ये था कि मेरा जैसे ही आर्टिकलशिप शुरू हुआ, ICAI ने नियम ये बदल दिया कि अगले मतलब कोई भी CA के अंडर में 3 से ज़्यादा आर्टिकल नहीं रहेंगे, और जितने लोगों के पास ऑलरेडी ज़्यादा हैं तो जब तक वो 3 के नंबर पे नहीं आ जाते तब तक नए आर्टिकल्स की भर्ती नहीं की जाएगी. तो अगले 2 साल, मेरे आर्टिकलशिप शुरू होने के अगले 2 साल तक कोई भी जूनियर आर्टिकल मेरे बाद आया ही नहीं. और मेरे जो सीनियर थे, क्योंकि उनको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इतना अच्छा आता था, तो ये जितनी ब्रोकिंग फर्म्स थी, म्यूचुअल फंड्स थे, बड़ी आप कह लीजिए मर्जर्स एक्विजिशंस वाली फर्म्स, इन सब ने इनको रिक्रूट कर लिया. तो मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मैं तो आर्टिकलशिप कर रहा था. तो मेरे को उसके बाद बड़े ऑफर आने लगे कि यार तुम यहाँ आ जाओ हमारे साथ, ये भी कर लो. जैसे हमारा CA खत्म होने आया, तो मतलब आर्टिकलशिप खत्म होने आई, तो बड़ा लोगों ने बोला कि यही कर लो. सर मैं इंदौर से हूँ, और इंदौर के बंदे के साथ बड़ी परेशानी है कि शहर जल्दी से छूटता नहीं, और हमारा शहर छोटा नहीं है सब. तो हमारा बड़ा शहर नहीं है, बॉम्बे दिल्ली नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टफुली बड़ा है. तो अच्छा था, अपॉर्चुनिटीज ठीक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था छोड़ने के लिए. तो इंदौर आ गए. अब यहाँ पे ढूंढो यार क्या करना है, क्योंकि मन तो फाइनेंशियल मार्केट पे अटक गया आके कि यार नौकरी वोकरी कौन करेगा, फाइनेंशियल मार्केट करते हैं. तो इस जगह पे जाके सर मैंने मेहनत करना शुरू करी. बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा, ट्रेडिंग में भी रहा. इसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा एजुकेशन के ऊपर जाना चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफर करी, और ग्रेस ऑफ गॉड आज 2026 में हम बैठे, और 2008 में मैंने मेरी फर्स्ट फर्म इनकॉर्पोरेट की थी, राइज एक्सीलेंस एकेडमी के नाम से. 2008 से 2026 की जर्नी में आज की डेट में हम सेबी के साथ, NISM के साथ, NSE के साथ, BSE के साथ, NCDX के साथ, कितने बड़े नामों के साथ एसोसिएटेड है. मैं कंपनीज के तो नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि हम उनके बिहाफ पे एजुकेशन ऑफर करते हैं. क्योंकि इन लोगों को हमारी ये बात समझ में आई कि हम जो मेहनत करें, जितनी मेहनत करें, बिल्कुल साफ सुथरी कर रहे हैं. तो अगर वाकई मुझे मेरे बारे में बोलना होगा तो मैं क्या कहूँगा, सुमित मुंगिया क्या है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ट्रेडर, एक मेंटर और एक लर्नर. और आपके पास सर काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस भी है, जिसको आज हम यहाँ पे लोगों को देने की भी कोशिश करेंगे. सर आज आप 2026 में जी जो भी कर रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट व्हाट इज़ योर कैपिटल साइज राइट नाउ? आप कितने कैपिटल को सही मानते हैं कि मार्केट में आप यूज़ कर रहे हैं? देखिए, मेरा मेजर हिस्सा जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दिया जाए, हाँ जी, तो ओनली ट्रेडिंग इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 CR, जो मैं कोशिश करके इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ. ओके, तो हम सर इस पे आएंगे कि कैपिटल गया कैसे वहाँ तक, और हम चीज़ें पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. जी सर देखिए, क्या है, आपके पास ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे, जो हम बहुत अच्छे तरीके से आज के ट्रेडर के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और मुझे ये लगता है कि कैसे करेंगे इसको यूज़, क्योंकि पहले के टाइम पे आपने खुद बोला कि 3 से 8 तक की रैली आप किसी पे भी पैसा लगाओ तो चल जाती थी. बिल्कुल ठीक है. लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हो रही हैं. 100% राइट. आप देखो, चलो वो चीज़ें मैं मानता हूँ 2020 के बाद भी हुई हैं जी, लेकिन 27 सितंबर 2024 से जब से बियरिश रन स्टार्ट हुई है, तब से बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी. करेक्ट. ऑल्सो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज भी थी, जैसे आप खुद अभी ऑप्शन राइट करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन सेलर थे जो मार्केट छोड़ के भी चले गए जी. तो आपको क्या डिफरेंस लगता है सर, जो पहले की राइटिंग थी या आज की राइटिंग? अभी हम बाइंग पे भी आएंगे, लेकिन पहले सर, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत डीप जा करके कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है यहाँ पे कि बंदा आज पैसा बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा, पहले और आज में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस सिर्फ मार्केट की अप्रोच का नहीं है, मार्केट के रिटर्न्स का भी है. मैं थोड़ा इलैबोरेट करके इसको डिस्कस करता हूँ. ठीक है. तो 2003 में 2004 में बाजार एक तरफ से ऊपर जा रहा था, जहाँ शेयर अगर बढ़ के साल साल भर में डबल हो जा रहे हैं, और आप किसी ऑप्शन राइटिंग स्ट्रेटेजी वाले से बोलोगे, जो कि आमतौर पे इंसान बोलता है कि यार 3% में कमा लूंगा, तो कोई भी व्यक्ति उसको क्या बोलेगा? इस साल का तू 36% कमा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उससे अच्छा तूने शेयर खरीद लियो, तो ये तो खुद ही डबल हो गए. तो कहाँ जरूरत है तेरे को इतनी मेहनत करने की? विच इज अ वेरी फेयर आइडिया. बिल्कुल गलत बात नहीं है. उस समय की हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होती थी? उस समय हम फ्यूचर लॉन्ग करते थे, एक उसका पुट खरीद लेते थे ताकि रिस्क ना रहे. अब पुट खरीदने से क्या होता है, उसकी गलना जो होता है, पुट की प्रीमियम जो है वो हमारी कॉस्ट हो गई. इसको हम इंश्योरेंस मान रहे हैं, इंश्योरेंस की कॉस्ट हेज कर लिया. लेकिन
इस हेज को भी हम कवर कर लेते थे कि हेज की जो कॉस्ट है इंश्योरेंस की वो भी हम कवर कर लेते थे। कैसे? आउट ऑफ मनी जाके एक ऑप्शन कॉल का राइट कर दिया, तो तेजी कर ली क्योंकि तेजी ही चल रही थी। राइट। और तेजी, अब मैं फ्यूचर खरीदने जाऊंगा आज की डेट में भी तो 1.5-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। अगर उसके हाथ में वो पुट खरीद लेता हूँ एटीएम का तो 60,000 रुपए का मार्जिन चाहिए, राइट। अब उससे दिक्कत ये हो गई कि मेरे पास ये जो एटीएम का मैंने पुट खरीदा ये मेरी कॉस्ट हो गई एडिशनल, मैं इस कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आउट ऑफ मनी जाके एक कॉल शॉर्ट कर दिया, कॉलर स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलेंगे। तो ये हमारी बहुत अच्छा काम करती थी, बढ़िया पैसे कमा के देती थी। हम तेजी राइड कर रहे थे, हम साइडवेज राइड नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ सर यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि काफी लोगों को हेज नहीं समझ आएगा। बेसिकली आज के टाइम पे लोगों को इतना भी नहीं पता है कि आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को साथ में यूज करके डायरेक्शन भी खेल सकते हो। आप क्या करते थे, आप सिर्फ अपना डायरेक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हो, उसके साथ कहीं ना कहीं अपने इंश्योरेंसेस थोड़े थोड़े डाल रहे हो। जैसे आपने फ्यूचर बाय कर लिया तो आप लॉन्ग हो, पुट आपने खरीद लिया वो आपका इंश्योरेंस है, और आप थोड़ा सा उसको भी सेव करना चाह रहे हो तो आपने कॉल भी शॉर्ट कर दिया। एम आई राइट सर? यस। तो मैं एक बार और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस समय एक स्टॉक चल रहा है 700 रुपए का, मुझे लग रहा है कि यार ये 700 रुपए का शेयर बढ़ता हुआ 800 रुपए हो जाएगा या 850 रुपए हो जाएगा, तो मैं इस शेयर को, फ्यूचर को खरीदना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही 700 रुपए पे ये फ्यूचर खरीदा, सबसे बड़ा पंगा क्या है कि ये ऊपर चला गया तो बहुत बढ़िया बात है जी, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर नीचे आ गया तो मेरे को उस लॉस से बहुत पैनिक हो सकता है। अच्छा, फ्यूचर्स ऑप्शंस के जैसे ही है कि जितना गिरता जाएगा आपको उतना लॉस होता जाएगा। तो जो अनलिमिटेड लॉस वर्ड यूज होता है, वो अनलिमिटेड लॉस जैसी स्थिति होती है। हालांकि 700 रुपए का शेयर जो है जीरो से नीचे नहीं जा सकता, तो एक थेरेटिकली भी मैं बोलूंगा तो 700 रुपए से बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। बट वो भी अनलिमिटेड जैसे ही है हम सबके लिए, ठीक है। तो उससे अपने आप को बचाना है, तो एक उससे ऑपोजिट हमको एक इंस्ट्रूमेंट करना पड़ता है। ऑपोजिट मतलब अगर मैंने फ्यूचर खरीदा तो मैं चाहता हूं बाजार ऊपर जाए। अब मुझे डर ये है कि बाजार ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया तब क्या होगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने पुट खरीदा। पुट ही क्यों खरीदा? क्योंकि जैसे जैसे बाजार नीचे आएगा वो मुझे कमा कर देगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे लिए एक रिस्पेक्टेबल उसने नंबर क्रिएट कर दिया। और एक लिमिट के बाद अगर बाजार जोर से गिर भी जाता है, सपोज 700 से गिर के नीचे आ जाता है 600, तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पुट में मेरा वो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, मेरी कम से कम इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए की हो गई होगी। तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है मैंने पहले दिन ही, सौदा करने से पहले दिन ही फिक्स कर दिया। तो पिटाई होगी तो लंबी नहीं होगी, ये इंश्योर कर लिया आपने। लेकिन ये इंश्योर करने के लिए आपको पुट की प्रीमियम पे करनी पड़ी। अब वो 20 रुपए हो, 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, जो भी हो। अब लॉट साइज में पे करनी, 1000 का लॉट साइज है, 20 इंटू 1000 मतलब 20,000 रुपए तो आपने पहले दिन ही अपने नुकसान कर लिए। अब ये 20,000 का नुकसान उठाने का दिल नहीं मान रहा है, फिर क्या करो, दूर का ऑप्शन ढूंढ लो, ठीक है। अभी 700 चल रहा है बाजार, हमको लगता है यार 750-800 के बीच में कहीं भी आ सकता है, तो 750-800 के बीच का कोई सा भी ऑप्शन ढूंढ लो। मालूम पड़ रहा है कि वो 5 रुपए का है, 7 रुपए का है, 10 रुपए का है, उस ऑप्शन को बेच दो। इससे ये क्रिएट हो गया कि भाई मेरे को तो 750 रुपए तक की या 800 रुपए तक की तेजी चाहिए। अगर बाजार यहां तक भी आ जाता है तो मैं 700 रुपए के फ्यूचर से ऑलमोस्ट 100 रुपीज कमा चुका हूं। पुट जो कि नीचे जाने का प्रोडक्ट है, जो एक्चुअली फायदा कब देगा, जब बाजार नीचे जाएगा, और बाजार ऊपर जाएगा तो पुट तो मुझे लॉस दे रहा है, लेकिन इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस 20 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो मेरा अगर बाजार चला गया 100 रुपए ऊपर, तो मेरे को फ्यूचर ने तो 100 रुपए कमा के दिए, लेकिन लॉस मेरा 20 रुपए का हुआ, तो नेट में 80 रुपए फिर भी घर ले गया। अब अगर मैंने एक 800 रुपए की कॉल 10 रुपए में बेची है तो वो मुझे 10 रुपया देगी। तो उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने जो 20 रुपए का पुट खरीदा था वो मेरे को सिर्फ 10 का ही पड़ा, तो मेरी इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो कम हो गई। तो इसको एक कॉलर स्ट्रेटेजी बोलते हैं। और ये 2003, 2004, 2005 में धूम मचाती थी। और इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रेटेजी करने जाते थे तो मजा नहीं आता था, क्योंकि आपके पास रिटर्न बड़ा खुल गया। और आप समझिएगा कि हम जब एक ट्रेड कर रहे हैं उस समय 5 लाख का लॉट होता था, अभी जैसे 10 लाख के लॉट हो गए ना। मतलब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आज SBI का करने जाऊंगा तो मुझे ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के आसपास उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैठेगी। मतलब लॉट साइज और करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख का बैठेगा। तब वो 2.5 लाख के आसपास होता था, फिर वो बढ़ के 5 लाख हुआ और अब वो 10 लाख हो गया, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए की तेजी कमानी है आपको, और उसके लिए इतना कम मार्जिन देके आप कमा पा रहे हो, तो आपको लीवरेज मिल रहा है। तो कम पैसा लगा के बड़ा खेल खेलने का, साथ ही रिस्क को आपने पहले दिन मैनेज कर दिया कि यार इससे बड़ा
लॉस मुझे हो ही नहीं सकता, इससे ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो हम इसको ट्रेड करते थे। आज अगर हम ये ट्रेड करने जाएंगे, क्योंकि मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, मार्केट में बुलिशनेस नहीं है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हमें इसमें कई बार लॉस भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस के पैसे हमने जेब से दिए। तो अब जो ट्रेडिंग हो रही है वो एकदम डिफरेंट हो रही है। और ये हो गई मार्केट स्ट्रक्चर की बात। आप मार्केट पार्टिसिपेशन की बात करो तो उस समय मार्केट पार्टिसिपेशन नहीं था, लोगों को इसकी नॉलेज नहीं थी। तो अगर आप एक छोटा सिंपल सा शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल करते, अगर आपके व्यूअर्स को उसको समझना है तो ऐसे बोलेंगे कि जो भी हमारा शेयर का भाव चला है, सपोज निफ्टी चल रही है 2500, उस समय ऐसी चला करती थी, तो आपने 2500 की कॉल और पुट बेच दिया, 2500 का मतलब एटीएम का कॉल और पुट बेच दिया, तो ये हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया। तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल उस समय सर 5 से 6% रिटर्न निकाल के दे देता था बिना दिमाग लगाए। इनफैक्ट शॉर्ट स्ट्रैंगल भी 4 to 5% ईजिली रिटर्न दे देता था। अब मैं आयरन कॉन्डोर या किसी हेज वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो स्ट्रेटेजीज उस समय ट्रेड करना बिल्कुल खतरनाक था। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। आप खाली एक कॉल राइट करके बैठ गए, खाली एक पुट राइट करके बैठ गए और बाजार ऊपर जाता गया तो अनलिमिटेड लॉस की रिस्क आपके सर पे खड़ी हो जाती थी। तो ये जो परेशानी आ रही थी, इसके कारण से लोग इन स्ट्रेटेजीज को अवॉइड करते थे, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर आप नोट करोगे तो पिछले कुछ सालों से पॉपुलर है। ये आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले लोग इसकी बात क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि फिर वही लॉजिक है, अगर बाजार में उससे बड़ा रिटर्न दे रहा है तो मैं क्यों ये 2% 3% के लालच में जाऊंगा? सो ये जो 3% वाली कहानी है या जो 2% वाली कहानी है, ये इसलिए आज की डेट में ज़्यादा सुनने को मिल रही है क्योंकि बाजार साइडवेज है, तो इंसान उससे उसका फ़ायदा लेना चाह रहा है। और बाजार में पार्टिसिपेशन लोगों का आ गया तो पैसा कमाने का मौका सेलर्स के पास भी बड़ा आ गया, क्योंकि लोग खरीदने को तैयार हैं, आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक खरीदने को तैयार है ऑप्शंस, तो क्यों मौका छोड़ेगा कोई भी? तो आज आपको क्या लग रहा है कि जैसे उस टाइम तो आप कह रहे हो कि हेज में हम लोग कमा रहे थे, हाँ, आप डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे थे, आज आपको क्या लग रहा है कि जो ऑप्शन सेलर है जी, उसके लिए ज़्यादा बेटर है आज का स्कोप मार्केट में? देखिए, मैं आपको ना, मैं सच्ची बात करने आया हूँ, सच्ची बात करूँगा, ठीक है? मार्केट जो है ना, ये सबके लिए है, बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी है, ठीक है? आसान क्या है? क्रिकेट हर व्यक्ति खेल सकता है। विराट कोहली जितना लेवल पे खेल सकता है, आईपीएल के लेवल पे खेल सकता है? नहीं। आईपीएल की टीम, अभी आईपीएल आके हो गए कुछ साल, ठीक है ना, 18 साल हो गए शायद, ठीक है? इससे पहले अगर मेरे को उन 11 लोगों की लिस्ट में अपना नाम लिखाना है, कितना आसान था ये? बिल्कुल आसान नहीं था। आज की डेट में भी आईपीएल तक जाना भी आसान नहीं है। आप आज भी क्रिकेट ग्राउंड पे जाके देखो, इतने बच्चे बैटिंग करते हुए दिखेंगे आपको, इतने बच्चे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, इतने बच्चे विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये क्या सच में बन जाएंगे वहां तक, पहुंच जाएंगे वहां तक? हर कोई नहीं कर पाएंगे। तो सक्सेस रेशियो वहां पे जो है ना बहुत छोटा है, राइट? तो बायर की स्थिति वो है, बायर का सक्सेस रेशियो बहुत छोटा है, बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं, ठीक है? सेलर ऑन द अदर हैंड हमारे जैसा बंदा है भाई साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली है, तो जीवन में कुछ नहीं होगा तो 2 पैसे तो कमा ही लेंगे, घर में ब्रेड एंड बटर की दिक्कत कभी नहीं आएगी, तो वो सेफर ऑप्शन है। आपको हर हालत में इतनी कमाई तो होगी कि आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उसका पैसा मिल रहा है। सो सेलर जो है वो ईजी है, सेलर जो है वो कंसिस्टेंट है, सेलर जो है वो कम ज्ञाता व्यक्ति भी बन सकता है, लेकिन बायर जिसको बनना है उसको वो अपने अंदर से सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, आज की डेट में वैभव सूर्यवंशी बनना पड़ेगा, तो जाके वो कहानी बैठेगी। तो नए बायर को मान लो कोई आता है, मुझे ये लगता है कि सुमित भाई जो मेजर बैरियर लग जाता है वो शायद कैपिटल का ही है। 100%। ऐसा कोई नहीं है कि जो आप दिखा रहे हो इतनी बार, आप खुद कर रहे हो, आप एक सीए हो, आप बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हो फाइनेंशियल मार्केट्स की, भाई अगर आप सिंपल बोल रहे हो किसी को कि भाई सेलिंग में पैसा है, तो ऑडियंस भी बेवकूफ है नहीं, वो चाह रही है कि भाई हम पैसा कमाएं, बट द मेन बैरियर इज कि आज वो लेवरेज नहीं है। हाँ, आज उसका पैसा नहीं है, बेसिक उसके पास पैसा नहीं है और लेवरेज भी नहीं है। तो क्या मतलब, कैसे वो इस चीज को, डिफरेंस को खत्म करे? अगर वो बाइंग करना चाहता है तो नए बायर को आप क्या एडवाइस दोगे? किस दिन ट्रेड करे, किस दिन ना करे? और नए सेलर को आप क्या एडवाइस दोगे? अगर किसी पे कैपिटल है, वो अच्छा पैसा रखते हैं और चाह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी लेकर के आऊं, भाई मुझे नहीं करनी बाइंग, तो दोनों को आप क्या एडवाइस दोगे? तो सबसे पहले ना, मैं ना दोनों बातों को फिर से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले, ये एक बहुत ज़्यादा बार मैं सुन चुका हूँ और ये सुनता हूँ, जब मुझे सुनता हूँ मेरा बड़ा दिल दुखता है। इंसान बोलता है कि यार इसमें बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, मैं कैसे इसको ट्रेड करूँगा?
अभिषेक भाई 50,000 रुपए बहुत हो गए, मोर देन इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। 50,000 रुपए जिसके पास है वो एक ऑप्शन राइटिंग में अपना बिजनेस कर सकता है। आपसे लोग मिलते हैं, मुझसे लोग मिलते हैं, लोग जनरली जब मिलते हैं वो बोलते हैं, अपनी बातें करते हैं कि सर हमको इतना पैसा कमाना है, करते हैं। कितना पैसे की बात करते हैं हमसे, कितना पैसा दिन कमाना चाहता हूँ मैं, आपसे भी करते हैं, कितना पैसा दिन की बात करते हैं, 500,000 रुपए, 500,000 रुपए। पर 500,000 तो दिहाड़ी मजदूर कमा रहा है, तो ये दिहाड़ी मजदूर बनने आए नहीं। इनका आइडिया क्या है कि भाई मैं एक बार इस प्रोसेस में पक्का हो जाऊं, फिर मैं बड़ा खेल खेलूंगा। इसके अलावा कोई कारण है? नहीं है, कोई और कारण, कोई कारण नहीं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यार 500,000 रुपए कमाना लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रोसेस को सीखें। दूसरा, उस प्रोसेस को सीखने के बाद हम इसको स्केल कर पाए। अगर हम इसको स्केल नहीं कर पाते तो जीवन में मैं किसी को प्राउडली बोल पाऊंगा कि यार मैं तो 500 रुपए रोज कमा रहा हूँ बाजार से, कभी नहीं बोल पाऊंगा। 1,000 रुपए में भी नहीं बोल पाऊंगा। तो इंसान चाहता तो यही है ना कि यार मैं आज नहीं, आज से 1 साल बाद जब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, मैं इस गेम को इतना बड़ा कर दूं, यही उसकी इच्छा है। अब इस इच्छा को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार 50,000 रुपए सफिशिएंट है अगर आप एक ऑप्शन सेलर के रूप में अपनी कहानी देखना चाहते हो तो मैं पहले सेलर की बात कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेलर ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या सोचना चाहिए? उसको सोचना चाहिए कि मैं 50,000 रुपये लेके आया हूँ और मुझे इस 50,000 रुपये से ट्रेड करना है। क्या मुझे पूरे 50,000 रुपये की रिस्क लेनी है? सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको एक मार्जिन के स्टेटमेंट से इस कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्सचेंज जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी हम में से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करके काम नहीं करना चाहता। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि हम पे डिस्ट्रस्ट करता है। उनका बिजनेस का प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे सपोज हम होम लोन लेने गए, ठीक है, अगर मेरा 1 करोड़ का घर है तो मुझे कितने का लोन मिलेगा? उससे कम का मिलेगा। उससे कम का मिलेगा। 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, ऐसा कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब वो निकालेंगे उससे पैसा तो कम में भी बेच वो के अपने आप को सेफ रखना चाहता है बैंक, कि भाई कल को इसने डिफॉल्ट कर दिया तो मेरे को परेशानी नहीं आनी चाहिए। वैसे ही एक्सचेंज जो है बायर को सेफ रखना चाहता है। अब मैं बायर की बात करूं कि बायर को सेफ रखना चाहता है, क्योंकि सपोज उसने कॉल खरीदी 20 रुपए की जो बढ़ के 200 रुपए की हो गई। अब इसने 200 रुपए में बेच रहे तो इसको पूरा 180 रुपए का मुनाफा मिलना चाहिए। ये 180 रुपए देगा कौन इसको? सेलर देगा। सेलर देगा। तो सेलर अपना वादा पूरा नहीं करे तो, इसीलिए, क्योंकि बायर ने तो अपने 20 रुपए जाते ही पहले दे दिए, भाई मेरे 20 रुपए रख ले यार, मैं हार गया तो तू तेरे पास रख लियो, यही कहानी। सेलर अपना वादा पूरा नहीं करे तो सेलर से एक्सचेंज रखवाता है मार्जिन, कि भाई हमको ये कॉन्फिडेंस कैसे आए कि कल को बायर पैसा कमाएगा तो आप उसको पैसा चुकाओगे ही, इसका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सर मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, आप ऐसा तो बातों से कुछ नहीं होना ना वीर जी यहाँ पे। तो करना क्या है, उसने बोलना है कि भाई साहब आप पैसे जमा करो। तो पैसे जमा करो तो कितने जमा करें सर? तो ये कितने पे जैसे ही क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर आप कोई भी कॉल उठा के बेचने की सोच रहे हो, वो मांगता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए सर अभी अपन बात करते 50,000 रुपए की, आप सीधे 2 लाख पे आ गए। पहले तो ये 2 लाख क्यों मांग रहा है? वो बोल रहा है भैया कभी गलती से क्लाइंट को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए बायर को तो सेलर यहाँ भी पलटना नहीं चाहिए। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक लॉट पे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मतलब हमने क्या ही मांग लिया, राइट। 65 का लॉट साइज है आज की डेट में निफ्टी का। 1000 पॉइंट ऊपर गए तो सर 65,000। 2000 पॉइंट ऊपर गए तो 1,30,000। 3000 पॉइंट ऊपर गए तो 1,80,000। तो 3000 पॉइंट का पैसा एक्सचेंज बोलता है कि मेरे पास जमा कराओ, तब मैं आपको ऑप्शन राइट करने दूंगा। इसीलिए लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा महंगा है। और अगर बाजार सच में ऊपर चला गया और आपने कॉल बेची हुई है तो जो बायर कमा रहा है वो आपकी जेब से लग रहा है, इसीलिए वो अनलिमिटेड रिस्क की फीलिंग भी आती। लेकिन कोई भी ऑप्शन सेलर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बेचता है, वो सबसे पहले अपनी हेज क्रिएट करता है। क्योंकि कोई भी भाई साहब अनलिमिटेड रिस्क लेने नहीं आया, किसी को मौत के कुएं में गाड़ी नहीं चलानी, कोई भी तलवार की धार पे नहीं चलना चाहता है। वो क्या कर रहा है, अगर वो एक कॉल बेचता है, फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी चल रही 24,000, उसने सपोज करते 24,500 की कॉल बेची, तो उससे थोड़ी आउट ऑफ मनी जाके मतलब 24,600 की, 700 की, 800 की वो कॉल बाय कर लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम 100 रुपए का नंबर मान लेते हैं कि मैंने 24,500 की कॉल बेची और मैंने 24,600 की कॉल बाय कर ली, ठीक है। इनके प्रीमियम को मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, कितने में बेची कितने में बाय करी इसको अपन बात नहीं करते। फिर भी एक जनरल ओवरव्यू के लिए बात कर लेते हैं कि 24,500 की कॉल होगी, अगर 70 रुपए की तो 24,600 की कॉल होगी उससे कम, 50 रुपए की, 40 रुपए की, कुछ भी। तो हम वो नंबर्स को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं होंगे।
अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर बाजार 24,500 के ऊपर गया तो जो कॉल मैंने शॉर्ट करी है 24,500 की, वो मुझे लॉस देगी, राइट? लेकिन कितने रुपए तक ऊपर लॉस दे पाएगी? 600 रुपए तक ऊपर लॉस दे पाएगी। मतलब यहां से सिर्फ 100 रुपीज का लॉस मेरे पास है। जैसे 24,600 के ऊपर जाने लग गया तो मेरे पास मेरा कमाऊ पूत बैठा है, जो अब बाजार के बढ़ने के साथ मुझे मुनाफा कमा कर दे रहा है। अगर बाजार यहाँ से फट के 25,000 भी चला जाए तो 24,500 की कॉल में मुझे 500 रुपए लग रहे होंगे, लेकिन 24,600 की कॉल में मुझे 400 रुपए मिल भी तो रहे होंगे। तो मेरा नेट लॉस कितना हो गया? लिमिट कर दिया, 100 रुपीज हो गया। 100 रुपए से ज्यादा का लॉस मुझे हो ही नहीं सकता। अब लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या लॉट साइज है? 65। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो गया? 6500 रुपए। अब एक्सचेंज को मालूम है, आपको मेरे का कोई मतलब नहीं है, एक्सचेंज को मालूम है कि इस भाई का 6500 रुपए से ऊपर का लॉस नहीं हो सकता। तो अब आपसे एक्सचेंज 2 लाख रुपए नहीं मांगता। अब एक्सचेंज आपसे मांगता है 50,000 रुपए। अब अभिषेक भाई क्वेश्चन सुनना, मैं बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब एक्सचेंज को पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए लग सकते हैं? 6500 रुपए। 50,000 लेने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? 20,000, 25,000, 30,000, 6500 ही लोग हैं यार, क्यों नहीं ले रहे? यहाँ भी एक्सचेंज ये सेफ्टी रखता है कि कभी आप ट्रेड काटते समय कोई लिक्विडिटी का इशू आ जाए, कोई ट्रेड मार्केट में अलग अलग रेट से कट जाए, तो भी हमारा वायर जो है वो सेफ रहना चाहिए। इतना सोच के चलता है। और अपनी अच्छी बात क्या हुई कि मैं 50,000 रुपए लेके आया और मैं बिल्कुल गधा हूं या मैं गधा नहीं हूं और मेरा ट्रेड एकदम से उल्टा हो गया। आजकल जियोपॉलिटिकल आपको पता है कैसा चल रहा है, राइट? आज रात को सोचते ये है, सुबह उठते तो बाजार वहां होता है। तो उस केस में भी कोई भी इंसान अपना पूरा पैसा गवा के नहीं जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 6500 रुपए की रिस्क एक कॉल बायर या एक पुट बायर ले रहा है? ऑप्शन बायर ले रहा है 6500 रुपए की रिस्क। आपको लगता है किसी ने 6500 रुपए डुबाए होंगे अपनी कॉल या पुट में? एक लॉट पे अगर जीरो होगा तो आई थिंक 100 बार। हमारे जो ऑप्शन बाय करने वाले भाई बंधु लोग हैं वो क्या करते हैं? 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए लेके आते हैं, यस, और वो पूरा जीरो हो जाता है, राइट? तो रिस्क तो वो भी ले रहे हैं और वो 100% कैपिटल की रिस्क ले रहे हैं। और ये भाई क्या ले रहा है? 50,000 रुपए लेके आया और 6500 रुपए की रिस्क ले रहा है। और इसमें रिस्क मैनेजमेंट की अकल जो है ना, ये सेलर की नहीं है, एक्सचेंज की है। एक्सचेंज ध्यान रख रहा है इन सारी चीजों का। तो थोड़ा नहीं भी रिस्क मैनेजमेंट जानता, नहीं भी वो जानता, तो भी उसके फेवर में आ जाता है मार्केट। तो ये एक मेरे को लगता है कि एक अच्छा कारण है जिसके कारण सेलर को ये ध्यान में रखना चाहिए। और अगर वाकई आप पहली बार बेच रहे हो, मैं एकदम श्योर हूं आपको बाजार को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप सही में ऑप्शन राइटिंग में अपना बड़ा नाम करना चाहते हो, कंसिस्टेंट पैसा कमाना चाहते हो, तो जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है बाजार ऊपर जाने वाला है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस का आपको पुट बेचना है बेच दो। और बिगनर हो ना आप, तो ये जानते हुए बेचो कि मैंने जो बेचा है वो गलत हो सकता है, ठीक है? तो सिर्फ नेक्स्ट स्टेप वाला, मतलब अगर उसने सपोज कीजिए 24,000 बाजार चल रहा है, उसने 23,500 का पुट जो है उसको शॉर्ट किया है, तो उसको सिर्फ एक आउट ऑफ मनी जाके उसको बाय कर लेना चाहिए। ओके, सिर्फ एक आउट ऑफ मनी, मतलब 23,450 का पुट उसको बाय कर लेना चाहिए। तो मैक्सिमम रिस्क कितनी रहेगी उसकी? 50 रुपए। 50 इंटू 65, 3250 रुपए की रिस्क लेके ट्रेड करो। अब इसमें परेशानी पता है क्या है? इसमें परेशानी ये है कि वो कमाएगा बहुत कम। वो कमाएगा कितना? वो कमाएगा सब उसको लो 200, 250, 300 रुपए। अब इंसान को इससे बड़ी प्रॉब्लम है कि साहब 200 रुपए ही कमाए, लगाने कितने पड़ेंगे? 30,000, 35,000 रुपए, क्योंकि रिस्क और भी कम हो गई है। आप समझ लो 3250 हो गई तो एक्सचेंज भी मार्जिन अपनी कम कर लेता है, ठीक है? अब यहां भी आप इस बात को समझना कि ये जो आइडिया है, आइडिया हमारा बेसिक आइडिया ये नहीं था कि मेरे को 500,000 रुपए दिन कमाना है। आइडिया हमारा ये था कि हमको प्रोसेस समझनी है। जब मुझे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं इसमें बड़ा खेल खेलूंगा, राइट? तो अगर मैंने उस काम को करना शुरू किया, धीरे 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 मुझे ये बात समझ में आ जाएगी कि यार ये वाला पैटर्न मेरे लिए काम करता है, और बुरी से बुरी हालत में 3250 से ऊपर का नुकसान मैं कभी भी घर नहीं ले जाऊंगा। साथ ही साथ उसको ये भी पता हो जाएगा कि यार अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं 33,000 की बजाय 3,33,000 लगाऊं, या 33 लाख लगाऊं, या 3 करोड़ लगाऊं। जैसी जैसी उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका कैपिटल लगाने की इच्छा भी बढ़ती जाएगी। सर मेरी मन करेगा ना अंदर से, यार मैंने इतना सही क्यों कमाया, मैं और कमा सकता था। फिर जब उसको लग जाएगा कि मेरा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना हेज दूर कर दूंगा ताकि मेरी प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए, राइट? तो वो जो खेल है
वो इंसान खेलते खेलते वहां तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन सेलर सटीक काम इतना ही करना है। मैं सर बेसिकली ये समझ पाया हूँ कि अगर आप शुरू में ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो आप बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का राइट सिलेक्शन करके पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है तो धीरे धीरे करके आप अपने हेजेस को थोड़ा दूर लेके जा सकते हो, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। इसमें मेरा जो एक छोटा सा करेक्शन बोल सकता हूँ मैं भाई, वो ये है कि मत सिलेक्ट करो, मत अपने आप को ज्ञानी मानो कि भाई मैंने तो बहुत अच्छी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी। कोई बात नहीं, हम तो गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे, ठीक है। हमको सिर्फ इतना समझना है कि अगर बाजार 24,000 चल रहा है, मुझे लगता है बाजार 25,000 नहीं आएगा, 25,000 की कॉल बेच दो। तो अगर मैंने 25,000 की बजाय 24,900 की बेच दी तो क्या मैं बहुत स्मार्ट हो गया? कोई बात नहीं, आपने बेच दी, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, हम उतना नजदीक का ऑप्शन बेचने की पोजीशन में आते जाएंगे। और जितना नजदीक एटीएम के जितना नजदीक का ऑप्शन बेचने की पोजीशन में आएंगे, उतना ज्यादा प्रीमियम मुझे मिलेगा। और जितना ज्यादा प्रीमियम मुझे मिलेगा, उतनी मेरी कमाई बढ़ती जाएगी। राइट। तो हमको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की भी आज मेहनत नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ अपने मन में से आवाज निकालनी, जो कि हर ऑप्शन बायर निकालता ही है कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो भी स्ट्रेटेजी यूज करके, ठीक है। सो वो अगर आप फॉलो कर लोगे, मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। वेरी वेल पुट भाई। तो सर मैं अब एक चीज़ पूछूंगा कि ये था, आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, आपने बायर सेलर दोनों को बताया। बायर्स के लिए हमारी बात रह गई, मैं फिर से बताता हूँ बायर्स के लिए क्या करना है। सो मार्केट बहुत डायनामिक चेंज हो गया साहब। डायनामिक चेंज हो गया मतलब आज से 2 साल पहले अगर मैं जाता तो मेरे को हीरो जीरो बहुत कॉमन मिलता था। एक बायर के दिल की इच्छा क्या है, बायर के दिल की इच्छा हीरो जीरो करना, इसके अलावा उसके दिल की कोई इच्छा नहीं। बायर को बड़ी परेशानी है, परेशानी बताऊँ क्या है। अगर उसने सपोज कीजिए 30 रुपए का 35 रुपए का कॉल खरीद लिया, अगर वो वहां से ऊपर जाएगा, अगर वो ऊपर नहीं गया, नीचे भी नहीं गया और वहीं पड़ा है, तो ये उसको देख रहा है, कंटिन्यूअसली देख रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, और थोड़ी देर बाद ये पैनिक हो जाता है और 35 रुपए के आसपास ही अपनी पोजीशन कवर करके चला जाता है, अगर मूवमेंट नहीं भी आया तो भी। तो बायर को 2 चीजें ध्यान रख सकता है बायर, अगर वो बाजार देख के ट्रेड करने वाला बायर है, मतलब मैं निफ्टी भी देख रहा हूँ जी, और मैं साथ साथ में निफ्टी का कॉल भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाजार की एक बहुत सुंदर टेंडेंसी, आप उसको बारीकी से नोट कीजिएगा। मेरे सारे बिगनर ट्रेडर्स को बोल रहा हूँ, आप तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से कर ही रहे। सो जैसे निफ्टी अगर बढ़ रहा है और आपकी कॉल की प्रीमियम नहीं बढ़ रही है, वहीं अगर निफ्टी गिर रहा है और कॉल की प्रीमियम तेजी से गिर रही है, तो आप गलत इंस्ट्रूमेंट पे बैठ रहे हो। तो इतना मॉनिटरिंग करना सीख गए, बहुत क्लियरली आपको फायदा होगा, ठीक है। डाइवर्जेंस की आप बात कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बाजार चलना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है, तो कॉल में अगर उसका सिमिलर मूवमेंट नहीं नोट हो रहा है, जो भी उसका डेल्टा होगा, डेल्टा अगर आप चाहें तो अपन उसको भी डिस्कस करते हैं। वैसे आम व्यक्ति को डेल्टा नहीं जानने के बगैर भी उसको ये देखने की आदत हो गई होती है कि यार ये वाला कॉल जब निफ्टी 100 पॉइंट चलती है, मेरा कॉल कितना चलता है, उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है देखने की, ठीक है ना। तो अगर वो निफ्टी की चाल देख रहा है कि निफ्टी मूवमेंट आ रहा है लेकिन मेरे कॉल में मूवमेंट नहीं आ रहा, और वहीं जरा सी निफ्टी ऊपर से नीचे और मेरी कॉल फटाफट नीचे आने लग गई, इस इंस्ट्रूमेंट से जितनी जल्दी बाहर निकल जाएगा उसका उतना फायदा। तो ये एक सबसे बेसिक रूल हो सकता है बायर के लिए। मैं ऑप्शन चेन के थ्रू ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन चेन के थ्रू मैंने बहुत वीडियोस बनाई है, मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया है। ऑप्शन चेन पे हम बात करने ही वाले हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे आपसे। जी जी। एक चीज़ मैं पहले आपके लास्ट आंसर से दोबारा से फॉलो अप लेना चाहूँगा इस पे। जी। बेसिकली आपने बोला कि हम स्ट्राइक प्राइस को अपना सेलेक्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम बाद, थोड़ा हम एक्सपर्टीज जब आ जाती है, तो वो मेन मुद्दा आ जाता है डायरेक्शन का। जी, राइट भाई, अगर आप सेलर भी हो और आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो आप कमा ही रहे हो, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्शन है और आप सेलर हो तो फिर आपसे बड़ा ज्ञानी कोई और है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास अब मार्केट की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और अपनी स्किल भी आपने बना ली जी। तो ये बहुत बढ़िया खेल आपके साथ हो सकता है। लेकिन आप बताइए अब सुमित सर कि ये जो डायरेक्शन का खेल है ना सर, 90% बंदा यहीं फंसा हुआ है। आप डायरेक्शन में किस चीज को देख के प्रेडिक्ट करते हैं? आपने ऑप्शन चेन बोला, तो क्या आप सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के प्रेडिक्ट कर लेते हैं डायरेक्शन? मैं 2 चीजें यूज करता हूँ, मेरा टेक्निकल एनालिसिस का सेटअप और मेरा मतलब प्राइस एक्शन बेस्ड मेरी ट्रेडिंग है। दूसरा मेरा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों है। पहले तो ऑप्शन चेन क्या हुई, अगर हम शॉर्ट में बिल्कुल 30 सेकंड में बताएं तो ऑप्शन चेन क्या हुई? देखिए क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति बाजार को खरीदना चाहता है, कोई भी व्यक्ति बाजार को बेचना चाहता है। इक्विटी मार्केट बड़ा सिंपल मार्केट हुआ करता था कि सब लोग तेजी कर रहे हैं, तेजी के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं, आप सबको शेयर्स खरीदना है और सिर्फ बाजार के बढ़ने से सबको मुनाफा होगा और गिरने से सबको नुकसान होगा। बिल्कुल राइट।
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे ही आया, उसने दोनों तरफ के प्रोडक्ट दिए, जैसे मैंने आपको मेरे एग्जांपल में बताया कि यार मैंने फ्यूचर खरीदा, मुझे डर लग रहा है तो मैं पुट खरीदा। तो पुट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो बाजार के गिरने से बढ़ता है, जिसकी प्रीमियम बाजार के गिरने से बढ़ती। बिल्कुल। कॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्रीमियम बाजार के बढ़ने से बढ़ती। अब मल्टीपल कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है। कोई 200 रुपए की प्रीमियम की है, कोई 300 रुपए की प्रीमियम की है, कोई 50 रुपए की, कोई 10 रुपए की, कोई 20 रुपए की। हर इंसान अपनी जेब अनुसार वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहा है। 90% ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर, स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा प्रीमियम नोट करता है। बिल्कुल सही बात है। मेरी जेब में क्या आ सकता है, मैं क्या बेस्ट ले सकता हूँ, राइट। ये पूरा डेटा हमें एक लॉटरी जैसा दिखाई देता है। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया वीर जी, इसका नाम है ओपन इंटरेस्ट को सबसे गहरा एनालिसिस। इस पे हमने एक एग्जांपल लिया मटके सटके का, जहाँ पे हमने 0 से लेके 9 तक नंबर पे पैसा लगाना है आपको। अच्छा। और सपोज करते हैं कि सब जनता को हमने बोल दिया कि यार 0 से लेके 9 तक नंबर पे पैसा लगाओ, जो भी नंबर आप खुलेगा उसको, जिसका भी पैसा लगाओ उसको हम 9 गुना पैसा वापस करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, किसी में 1 लाख लगे, किसी में 2 लाख लगे, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15, ऐसे करके सब 0 से लेके 9 तक में पैसे लग गए लोगों के। सबसे हाईएस्ट पैसे जो लगे, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वो 10 लाख लगे, ठीक है। अगर ये 10 लाख वाला नंबर खुला तो जिसने ये लॉटरी खोलनी है उसको 90 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। डरावना काम है, ठीक है, मैं नहीं करना चाहता। और खोलना किसने, मैंने खोलना है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक में एक नंबर मेरे को ऐसा मालूम, कौन सा नंबर, सपोज कर लेते हैं 3 नंबर पे खाली 50,000 रुपए लगे। 3 नंबर खोल देता हूँ आज। 3 नंबर खोल देने से क्या होगा, 3 नंबर खोल देने से मेरे को सिर्फ 4.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और बचे हुए सारे पैसे में आप मेरे घर ले जाऊंगा। ये लॉजिक है, सिंपल है, कसिनो ऐसे चल रहा है। जो ऑप्शन चेन है ना, इसमें किस व्यक्ति ने कहाँ कितना पैसा लगा रखा है इतना क्लियरली नजर आता है। और स्टॉक मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो, पैसा कमाने है। कोई और कारण है, शौक, घर बोर हो रहे थे, चलो जी यहाँ लगा के आते हैं, नहीं ना, पैसे कमाने आए। जितने लोग उसमें आए हैं सब पैसा कमाने आए। पैसे को पढ़ो ना। पैसे को पढ़ने का इजियर वर्जन पहले था वॉल्यूम, पर वॉल्यूम मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप और मैं दोनों लाख रुपए लेके बैठे, करोड़ों नहीं, लाख रुपए लेके बैठे, और हमने सोचा आज SBI का वॉल्यूम बढ़ाना है। क्या हम दोनों बढ़ा सकते हैं, एक बार विचार कीजिए। अगर हम बाई सेल करते रहे, बस पूरा दिन इतना ही करना है। मैं खरीद रहा हूँ, आप बेचो, आप बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, और भाव मैच करने की कोशिश कर लेंगे ताकि लंबा प्रॉफिट लॉस ना हो दोनों में से किसी को भी। सपोज इस पूरी ट्रेडिंग में आपने 2000 कमा लिए, मेरे 2000 लग गए, तो अपन दोनों तो भाई हैं, शाम को 2000 की पार्टी हो गई, राइट। वॉल्यूम मैनिपुलेट करना इतना आसान है, और इन्वेस्टमेंट चाहिए ना के बराबर। ओपन इंटरेस्ट मैनिपुलेट करना भगवान है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली पैसा लगा कर रखना पड़ेगा, तभी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ रह सकता है, नहीं तो बढ़ा हुआ रह ही नहीं सकता। राइट। तो पैसे को मॉनिटर करना है, पैसा कहाँ लग रहा है, और सबसे सिंपल बात, जहां पैसा लग रहा है बाजार वहां नहीं जाएगा, क्योंकि बाजार को इतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा जो बाजार देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मैंने जब ये इसका मटके का एग्जांपल लिया, मतलब भाई ये नंबर खोल दूंगा तो 4.5 लाख 45 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे, मेरी बस की बात नहीं है, तो क्यों ना छोटा पैसा देके मैं वो काम को आगे बढ़ा दूं। तो एक ऑप्शन चेन में कहाँ पे किसने कितना पैसा लगा रखा है ये क्लियरली नजर आने लगता है। और जब एक बार आपको ये पता चल जाता है कि 0 से लेके 10 तक किस किस ने कितना पैसा लगा रखा है, आपको पता है यार जो लॉटरी खोलने वाला नंबर है वो सबसे कम वाले में लगाएगा, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो भाई एक पत्ता मेरा उसमें रख दे, लाख रुपए मेरे लगा दे, 10,000 मेरे लगा दे, ताकि मेरा नंबर तो खुले। और ये एनालिसिस करने में 90% जनता चूक रही है। तो एक ना लाइव एग्जांपल से बात करते हैं जी सुमित जी। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा है वो नहीं जाएगा जी। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इजीली ऑप्शन चेन बंदा कहाँ पे देखेगा, वैसे NSE पे भी दिख जाती है, तो क्या वो सफिशिएंट है NSE वाली? मैं 100% NSE की ऑप्शन चेन सजेस्ट करता हूँ लोगों को। अच्छा। हालांकि आपकी ब्रोकिंग एप्स में भी अच्छे दिखते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, पर मैं NSE की वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ क्योंकि नॉर्मली सबके पास एक्सेसिबल है ना, तो फ्री में भी अवेलेबल है, वैसे हर जगह ही फ्री है, बट NSE सबसे बेस्ट आपके हिसाब से। अब मैं NSE पे गया, मैंने गूगल पे सर्च मारा, NSE ऑप्शन चेन आ जाता है, तो वहां पे जाकर के मुझे क्या देखना है एग्जैक्टली, और जो आपने एग्जाम्पल दिया जी,
कि जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है उस साइड मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट को पैसा देना पड़ेगा। वो अब अगर हम प्रैक्टिकल करें तो आप एक बार एग्जांपल से बता सकते हैं मुझे? 100%। देखिए मैं इसको ना एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ ताकि हम दोनों की जो मेहनत है, जो हमारे व्यूअर्स को मिलना चाहिए, आखिर हम इतने सालों का अनुभव शेयर करने ही बैठे हैं यहाँ पे, तो क्या हम उसको समझना है। तो उसको सिंपल इतनी सी बात देखनी है कि इसको उठा के खोल के देखा, इसमें स्टार्ट उसको करना है इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ मनी समझने से। ठीक है। इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ मनी मुझे लगता है आज की डेट में सभी लोग करीब करीब जानते हैं। पता नहीं तो चैट जीपीटी कर लेंगे, वो 30 सेकंड में बता देगा। और एनएससी की वेबसाइट पे भी दिखता है, जो इन द मनी ऑप्शन है वो थोड़े से ज़्यादा बैकग्राउंड उनका थोड़ा ग्रे बेज कलर का होता है और बचा हुआ व्हाइट कलर का होता है, तो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सपोज करते हैं निफ्टी चल रही है 24,500, तो आमतौर पर ऑप्शन बायर जो है वो 24,500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 900 ऐसी ऑप्शंस खरीदने जाता है। यस, क्योंकि सस्ती पड़ती है। बिल्कुल, इसको बोलेंगे ओटीएम ऑप्शंस। ये सारे ओटीएम ऑप्शंस में बायर क्या कर रहा है? पैसा लगा रहा है। ठीक है। इसी तरीके से जिसको बाजार मद्दा लग रहा है, जिसको लग रहा है कि बाजार गिर जाएगा, वो पुट में पैसा लगाता है। लेकिन पुट में ओटीएम कहाँ पे? पुट में ओटीएम 24,000 से नीचे 23,900, 23,800, 23,700, 600 इस जगह पे वो पैसा लगाता है। तो यहाँ पे आपको पैसा लगा हुआ दिख रहा है। ठीक है। अब ये दोनों जगह जब आपको पैसा लगा हुआ दिख रहा है, तो जिस तरफ ज्यादा पैसा लगा है, जिस तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है, आपको स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए कि यार यहाँ पे बाजार के जाने की संभावनाएं कम है। अब इसको अपन ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं रखते, अपन इसको थोड़ा और गहरा लेके जाते हैं। ठीक है। तो क्या हर ओपन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं। ओपन इंटरेस्ट का एक साइज होना चाहिए। ठीक है। तो हम उतना स्ट्रांग उसको मानेंगे। ठीक है। अगर सपोज करते हैं बाजार चला है 24,000 और 24,100 पे 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। बाजार इसको क्रॉस करेगा तो उसको 7 लाख इंटू 65 इतने लोगों को पैसा देना पड़ेगा हर रुपए के बढ़ने के साथ। तो बाजार इन लोगों को पैसा नहीं देगा। बाजार कहाँ जाएगा? इससे नीचे। अभी मैं 2-3 बार ऐसा बोल चुका हूँ यार कि यार बाजार इसको पैसा नहीं देगा, तो लोगों बोले पैसा क्यों नहीं देगा, एक बार वो सोचो। तो मैं इसको एक छोटा सा और सिंपली ब्रेक डाउन करता हूँ सर आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। हम किसी भी बैंक में जाते हैं। ठीक है। बैंक में जाके हम उसको बोलते हैं हमको डॉलर खरीदना है, तो आपको 2 रेट बताता है, 95 में 96। ये 2 रेट क्या है? आपको बेचना है, मैं 95 में खरीदता हूँ साहब, आपको खरीदना है, मैं 96 में बेचता हूँ साहब। दोनों के बीच का उसकी इनकम है। अब यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, आप देखिएगा। 24,000 रुपए की कॉल अपन मान लेते हैं 50 रुपए की चल रही है। 24,000 रुपए की कॉल मैंने 50 रुपए में खरीदी, मतलब एक्सपायरी अगर 24,050 के ऊपर होगी, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे ना सर, 24,050 के ऊपर होगी तो ही मैं मुनाफे में हूँ। मैंने सोचा नहीं यार, मैं 24,000 का पुट खरीद लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये 60 रुपए का, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए खाली, ताकि मैथमेटिकली लोगों को समझ में आए। तो 24,000 का पुट अगर उसने 60 रुपए में खरीदा, उसको प्रॉफिट कब होगा? 23,000। हाँ, 24,000 का पुट 60 रुपए में खरीदा, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 23,940। ठीक। तो 23,940 के नीचे पुट वाला कमाएगा, 24,050 के ऊपर कॉल वाला कमाएगा, और इसके बीच में सेलर कमाएगा। उसने मार्केट में गैप क्रिएट करके रखा है और लोगों की नजर में नहीं आ रहा है सर। एक चीज 95 में खरीद रहा है, 96 में बेच रहा है, और इतना क्लियर काम कर रहा है वो इन दोनों के बीच का पूरा मार्केट उसने अपने पास ले रखा, और ये हमेशा रहेगा। तो बाजार ऐसा नहीं है कि आपको पैसा देने आया है या सुमित मुंगिया को पैसे देने आया है। मैं किसी को मार्केट में पैसा देने आया हूं क्या? मैं तो कमाने आया हूं यार। आप किस लिए आए हो? कमाने आए हो। तो बाजार भी कमाने आया। अब ये बाजार कमाने मतलब क्या स्टॉक एक्सचेंज की जेब में जा रहा है पैसा? नहीं, ये बड़े खिलाड़ियों की जेब में पैसा जा रहा है। बड़े खिलाड़ी कैसे बोल रहे हो यार आप इनको? सबसे पहले ये समझो कि जो ऑप्शन बायर है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है भाई मैं 20,000 रुपए लगाऊंगा 2 लाख हो जाएगा। राइट। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं, आप क्या चाहेंगे क्या हो जाए? मैं चाहूंगा पहले कि मेरा पैसा सेफ रहे, मेरा रिस्क कम। पहली चीज, क्योंकि पैसे की भी साइकिल है। राइट। एक इंसान जो कमाया नहीं होता पैसा, वो पैसा कमाने के लिए रिस्क लेता है, लेकिन जो इंसान पैसा कमा लेता है वो पैसा बचाने के ऊपर फोकस करता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब आप 20 करोड़ रुपए लेके आए हो, तो आप पैसा बचाना चाहते हो पर कमाने भी आए हो, तो क्या इच्छा रखोगे कि यार मैं इतना कमा लूंगा तो मेरे लिए ठीक है? क्या लगता है आपको नंबर क्या होगा? मतलब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूंगा कि पैसा डबल हो जाए। नहीं चाहूंगा। क्यों नहीं चाहोगे? बिकॉज उस पर ज्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। प्लस अगर मार्केट हर बार मेरे को डबल इनकम नहीं दे सकता। यस। और ये बात हर बड़ा आदमी समझ चुका है
कि मेरा हर बार 20 का 40 नहीं हो सकता, लेकिन मैं 20 करोड़ रुपए पे 2%, 3%, 5% कंसिस्टेंटली कमा गया, मैं तो इसी में ही जीत गया हूँ। तो दो लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं, और जो इतना बड़ा पैसा लेके आया है वो हमारे लिए पैसा इजीली बना के जाएगा। ये खेल है। लॉटरी खिलाने वाले व्यक्ति के पास जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गए। राइट। तो मैं अगर आज एनएससी पे जाऊं ऑप्शन चेन में जी, और ओपन इंटरेस्ट भी देखूं जी, तो उससे अब डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? अगर हम एक इसका बिल्कुल इजीएस्ट एग्जांपल सबसे पहले तो इसको ऐसे समझते हैं, 24,000 हमारा निफ्टी है, 24,100, 200, 300 हमको आउट ऑफ मनी ऑप्शन है, हमको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अगर यहाँ पे 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसा बड़ा बड़ा ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, अब हम क्विकली जाके चेक करेंगे पुट में क्या चल रहा है, पुट में कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो हमने देखा वहां भी लोग हैं सर, वो भी पैसा लगा रहे, कोई तो ऊपर बोल रहा है, कोई तो नीचे बोल रहा है, बराबर है। तो 24,000 नहीं देखना अपने को, 24,100, 200, 300 नहीं देखना अपने को देखना 23,900, 23,800, 23,700। यहाँ पे कितने लोग बैठे? यहाँ पे सर 1 ही लाख लोग बैठे, 2 ही लाख लोग बैठे। तो बाजार को किस तरफ जाने में फायदा है? बाजार को नीचे जाने में फायदा है। क्यों? क्योंकि कम लोगों को पैसा देना पड़ेगा। अरे तो सर किसी को भी क्यों ही देना है, ना इसको दो ना इसको दो, यही बाजार बंद कर दो। सबसे सिंपल फॉर्मूला, हाँ कि ना? बिल्कुल। पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं 0 से लेके 9 तक सबसे पैसे लगवा रहा हूं और मैं किसी का प्राइस नहीं खोलता हूं, तो कल लगाएगा कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं कि भाईजान कहीं मत जाओ, यहीं रहो, कल तुम्हारा नंबर खेलना है। तो बेसिकली अगर एक छोटा सा और ब्रेकडाउन कर दे, वैसे आपने बहुत क्लियरली समझा दिया है, जिस साइड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मार्केट उसके ऑपोजिट जरूर मूव करेगा। जैसे कॉल वालों का ज्यादा है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन चेन को आप राइटर की नजर से देखिए। मैं उसको बायर की नजर से देखता हूँ। ओके। और मैं उसको हमेशा बायर की नजर से देखूंगा। मैं उसका भी कारण आपको बताता हूँ। देखिए क्या हो गया, कोई भी ऑप्शन राइटर, मैंने आपको मेरी ऑप्शन राइटिंग की कहानी बताई, मैंने बोला यार बिगनर ऑप्शन राइटर को कैसे ऑप्शन राइट करना चाहिए, बराबर है। वही ऑप्शन राइटर एक कॉल में सेल कर रहा है, उसी अगली कॉल में वो बाय कर रहा है। तो यहां पे तो आप कैसे उसको जज करोगे? क्योंकि वही ऑप्शन 1 सेकंड पहले बायर था, सेलर है, अगली स्ट्राइक प्राइस में वो बायर है। कोई भी ऑप्शन राइटर कोई भी सिंगल लॉट राइट करता है क्या? कोई भी सिंगल एक इंस्ट्रूमेंट बेच के छोड़ देता है क्या? कभी नहीं। कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं करता। तो आप उसकी स्ट्रेटेजी जब तक आपको नहीं पता, अब स्ट्रेटेजी मतलब किसी ने 24,500 की कॉल बेच रखी है, साथ में 23,500 का पुट बेच रखा है। किसी ने 24,500 की कॉल बेच रखी है, उसके ऊपर एक कॉल बाय कर रखी, राइट। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पॉसिबल, राइट। किसी ने 23,500 की एक कॉल बेची है, 23,800 की 4 खरीदी हुई है, राइट। तो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पॉसिबल। तो सेलर के दृष्टिकोण से तो आप हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे। हमेशा दृष्टिकोण रखना अपने को बायर का। बायर क्या? बायर अपना सीधा साधा शरीफ आदमी, उसने बाय करना है, छोड़ देना है। और अपने को इतनी बात समझनी कि बाजार इस बायर को पैसा नहीं देगा। तो ये एकदम क्लैरिटी देता है कि यार इसको तो पैसा मिलना नहीं है, तो इसके तो अगेंस्ट में खड़े होना है मेरे को। बहुत ब्यूटीफुली आपने पुट किया ये। लेकिन एक चीज आती है सुमित जी कि जब भी ना हम, आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है जी, और आप कमा भी रहे हो जी, है ना, वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स पर्सनली, तो सारी चीजें भी आई हैं। तो मैंने एक चीज फील करी है, और एक ये ना पब्लिक क्वेश्चन भी है जो अगर मैं आज पुट नहीं करूंगा तो उनको लगेगा ये पूछा नहीं। अच्छा, आप इतना ज्यादा कमा रहे हो ऑलरेडी मार्केट से कंसिस्टेंटली, आपने बोला है ब्रेड एंड बटर की तरह देखो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। अब हमारी पर्सनल बातचीत हो रही है। अच्छा, आप इतना कमा रहे हो और आपकी वर्कशॉप्स भी हैं, कोर्सेज भी हैं जी, इवन मेरे भी हैं, हाँ, और बहुत सारे लोगों के ही हैं। हाँ। लोगों का ये सवाल है कि जब तुम इतना कमा रहे हो मार्केट से तो तुम कोर्सेज क्यों बेच रहे हो? मतलब मैं आपको पूछूंगा आप क्यों दे रहे हैं लोगों को कोर्सेज? दूसरी चीज, इवन अगर आप कोर्सेज दे रहे हो तो जो सेम चीज आप कर रहे हो, क्या वो सेम चीज किसी और के जीवन में रेप्लिकेट हो सकती है? बहुत बहुत बेसिक, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं किसी को क्यों पढ़ाऊं? नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको मैं सबसे पहले बताता हूं, हमें सेबी ने सबसे पहली बार ही ये बोला कि लोगों को जाके पढ़ाओ। सेबी ने पैसा देना शुरू किया कि मुंगे जी जाइए, लोगों को पढ़ाइए, और उसका पैसा हम देंगे आपको। अब सेबी को क्या जरूरत है किसी को भी ये बताने की कि भाई साहब इनको आप सिखा दो? क्योंकि अगर हमारे देश में फाइनेंस का सही में इकोसिस्टम डेवलप होना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज वीर जी, आज आपने कपड़े पहने बहुत सुंदर लग रहे हो, किसने डिसाइड किया? खुद ने।
क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यार ये चीज़ देखता हूँ ऐसी लगती है, राइट। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं कोई ड्राइवर से नहीं चल रहा, मैं खुद चलाना जानता हूँ इसलिए खुद चला रहा हूँ। मैं ड्राइवर से भी चल सकता हूँ मेरी अगर वैसी इच्छा है तो, बट अगर मेरे पास वो कैपेसिटी होगी तो ही मैं वो काम कर पाऊंगा। तो सेबी, एनएससी, बीएससी इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ये बात क्लियरली समझ में आई। किसको समझ में नहीं आई? जिसको लगता है कि यार मैं पैसा लेके क्यों सीखूं जब फ्री में हो रहा है, तो हम फ्री में भी सिखाते हैं। पंगा पता है क्या है? एनएससी, बीएससी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इंसान को बेसिक चीज़ों से आइडिया मिलना शुरू हो, राइट। अगर मैं बोलूँगा कि सेबी प्लीज़ एक ऑप्शन के ऊपर एक कोर्स निकाल दो तो वो मना कर देंगे, बोलेंगे पहले बेसिक एजुकेशन तो पहुँचा दे, फिर ऑप्शन जैसी डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स बातों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज की डेट में सेबी, बीएससी ऑप्शंस रिलेटेड अवेयरनेस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पहले बेसिक ही नहीं पहुँचा पाए। मैं इसीलिए बोला कि हमारे देश की साइज में कोई भी चीज़ करनी है बहुत टाइम टेकिंग होती है। बिल्कुल। फिर मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ये वो लोग हैं जो मेरा एक थॉट प्रोसेस रही शुरू से। मैंने हमेशा कोशिश ये करी कि लोगों को मैं रिसर्च एनालिस्ट बनाऊं या मैं उनको सब ब्रोकर बनाऊं और इस फाइनेंशियल मार्केट के इकोसिस्टम के अंदर लेके आऊं, राइट। ठीक है। सो रिसर्च एनालिस्ट आज की डेट में करोड़ों के ट्रेडर्स हैं हमारे देश में, 2000 रिसर्च एनालिस्ट हैं। क्या ये नंबर इतने करोड़ों के डेटा को सर्विस देने के लिए भी एलिजिबल लगता है आपको? तो कितने होने चाहिए? तो भाई आप मेहनत करो। आज से 1.5 साल पहले ये नंबर 1600 था, अब ये बढ़ के 2000 हुआ है और हम बहुत खुश हैं। और बीएससी जो कि अभी इनको रेगुलेट कर रहा है, आरएस को, उन्होंने हर चीज़ की पेनल्टी डिफाइन कर दी कि भाई गलती भी हो गई ना, इससे बड़ी सजा नहीं है। तो वो चाहता है कि लोग आए, वो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मैं उससे भी क्लियर एग्जांपल देता हूँ आपको। सेबी में आरए बनने के लिए, पहले रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए पहले रिक्वायरमेंट थी आप एमबीए बनो, एमबीए होने चाहिए। फिर उन्होंने बोला यार एमबीए बच्चे नहीं आ रहे यार, क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट। फिर उन्होंने उसको और सरल किया, उसको बोला कि नहीं भाई कोई भी ग्रेजुएट हो, आ जाओ यार, एनआईएसएम का सर्टिफिकेट पास करो और हमारे साथ रिसर्च एनालिस्ट बन जाओ। इससे ज्यादा क्लियर मैसेज क्या देगा? हमारे देश को जरूरत है। और अगर वो लोग आज ये नहीं बनते तो ये जो इकोसिस्टम बन रहा है, इतने सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं, ये पैसा क्यों, कैसे बना पाएंगे? इनको कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड तो चाहिए। तो वो सपोर्टिंग हैंड के रूप में हम एजुकेशन ऑफर करते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमारा प्लान है सर कि हम एजुकेशन के साथ साथ उनको हैंड होल्डिंग ऑफर करेंगे। हैंड होल्डिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि सपोज करते मैंने किसी को ऑप्शन चेन पढ़ना सिखाया, साथ में पढ़ के मैंने बोला कि यार ऐसे इसको ट्रेड किया जाता है। मैं तो ज्ञान दे के अपने घर चला गया, अब वो बेचारा अकेला बैठ के ट्रेड कर रहा है, उसको भगवान याद आ रहे हैं। दूसरा, भगवान के बाद मेरे नाम को भी 2-4 उसने जब दिया है कि ये भगवान। और मार्केट है, कभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा हर ट्रेड करेक्ट होगा, ना ही मेरे हर क्लाइंट का, हर स्टूडेंट का हर ट्रेड करेक्ट होगा, राइट। जब वो ट्रेड इनकरेक्ट होगा तब वो क्या करेगा? क्या वो हर एक रॉन्ग ट्रेड के साथ उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी? तो ये कोई उसको इतनी कोई मेंटरशिप देने वाले नहीं है लोग। तो हमारा थॉट प्रोसेस शुरू से क्लियर रहा। हम शुरू से मतलब 2008 से, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं यार कि हमने उठे और मन से बन गए कि चलो हम भी सिखाएंगे। आप सोचो ना कितनी क्रेडिबिलिटी में शेयर कर रहा हूँ कि एनएससी, बीएससी, सेबी, एनआईएसएम जैसे लोगों के हम पार्टनर हैं। मतलब कुछ तो उनको समझ आया होगा कि यार ये लोग ठीक ऑफर कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे साथ जुड़े, राइट। तो हमने क्या किया, हमने उनको मेंटरशिप वाला मॉडल ढूंढ लिया है कि भाई ऐसे सीखा था, ये देख मैं ट्रेड डाल रहा हूँ, मेरे ट्रेड से देख, अब चेक कर। इससे क्या होना है, जो उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले, वो आना शुरू होगा। आज महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, कभी तो उसको जाके लगेगा कि यार अब मेरे को इनका ट्रेड देखने की जरूरत नहीं, तो खुद ही समझ में आ रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये हमारा मतलब लक्ष्य है, जिससे इंसान समझ पाए, ना सिर्फ समझे, साथ साथ ट्रेड कर पाए, साथ साथ उसको एग्जीक्यूट कर पाए। और अगर मैंने मेरा ट्रेड शेयर किया, आपने कॉपी पेस्ट ट्रेड कर लिया, मैं तो ऐसा नहीं बोल दूं ना कि मैंने तो मुनाफा कमा लिया, तुमको लॉस कैसे हो गया। अगर मैं लॉस मैं बुक कर रहा हूं तो मैं भेज रहा हूं ना, मैं बुक कर रहा हूं। मैं लॉस बुक कर रहा हूं तो मैं भेज रहा हूं ना, मैं लॉस बुक कर रहा हूं। इंसान को समझ में आएगा कि यार मेरी आंखों के सामने हो रहा है, राइट। तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि यार मतलब वो दुनिया के 4 ही लोगों को आता है। बाइंग में यस, सेलिंग में नहीं। तो वो
कहानी जो है वो इतनी सिंपल, वहाँ से हम फ्लो करते हैं इसको। तो आपका मेरा काम क्या है? ट्रेडर तो हम हैं। एजुकेशन की लाइन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फाइनेंशियल अवेयरनेस देश की भी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स ये कमर्शियल एक्टिविटी भी है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को कोई भी चीज की नॉलेज फ्री में मिली है आज तक? इफ एनी प्रोडक्ट इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। इंस्टाग्राम, सही बात है सर, गूगल, आप कोई भी चीज जो आप फ्री में यूज करो ना, लोग उसको आपको एज अ डेटा यूज कर रहे हैं और अच्छे से यूज कर रहे हैं। तो मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर एक इंसान को सीखना है तो वो मार्केट मेरे को पैसा देने के बाद भी बाजार भी फीस लेगा, ये भी पक्की बात है, लॉस के रूप में, राइट? ऐसा कोई नहीं है जो आएगा अगले दिन से जादूगर हो जाएगा, क्योंकि ये इट्स अ प्रोसेस। वो हम यही तो बोल रहे कि धीरे 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 करना शुरू करो। तो होपफुली आने वाले 1 या 2 महीने में हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ईयर लॉन्ग मेंटरशिप का, कि पूरे साल भर हमारे साथ ट्रेड करो और पूरे साल भर की फीस एक साथ मत भर भाई, हर महीने की भरना अगर मन करे तो। बहुत बढ़िया सर। और सर मतलब मैं ये चीज़ मानता भी हूँ कि देर आर नो फ्री लंचेज इन द वर्ल्ड, बट तब तक जब तक आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपको डायरेक्टली नहीं जाना, आप पहले खुद अपनी रिसर्च भी करो, पहले बैठो अपने साथ समय बिताओ, कहीं फंसो और लगे कि यही बंदा सोल्यूशन दे सकता है तो आप उस तक जाइए। बट ऑब्वियसली आप उन लोगों पे मत जाइए, लोग देखते हैं कि इसके पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो ये मेरी भी आ जाएगी, सपने ले लेते हैं लोग। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि शायद लोगों को एक डिस्टिंक्शन बनाना चाहिए और पहले खुद कुछ महीने कुछ साल तक मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं फिगर आउट हो रहा तो हम लोग तो यही हेल्प करने के लिए। एक चीज़ में इस चीज़ पे मेरी ओपिनियन नॉर्मली लोगों से अलग होती है, सेबी से भी अलग होती है। मैं खुश हूँ कि ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो अपनी लग्जरी दिखा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने 50 लाख रुपए आज कमाए, मैंने 20 लाख रुपए कमाए। अगर वो जेन्युइनली ये कमा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं तो साहब ये मोटिवेशन है। बहुत बहुत बढ़िया सर, ये जेन्युइन जो लोग आते हैं। बट सर कई बार क्या होता है ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। काफी मैं ट्रेडर्स को खुद भी जानता हूँ जो शायद से उस पे नहीं है, इंस्टाग्राम वगैरह इंस्टाग्राम पे नहीं है और कुछ है भी। हाँ। तो दोनों ही टाइप के ट्रेडर हैं, वो बहुत करोड़ों रुपए कमाते हैं। जब मैं मिला हूं, अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, तो वो कमाते हैं। कुछ लोग कमाने के बाद डालते भी हैं, पर्सनल चॉइस है, कोई है तो नहीं बोल रहा, लेकिन उनके साथ क्या है, वो लोग भी आगे आ जाते हैं जो कमा नहीं रहे लेकिन डाल रहे हैं। तो हमें वो डिस्टिंक्शन आपको क्या लगता है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, अब ये बात सेबी के दृष्टिकोण से करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सेबी नहीं चाहता कि आप अपना P&L डिस्क्लोज करें, P&L कुछ भी नहीं दिखा सकते, दिखाना नहीं है। फिर भी आपको दिखाना है तो आप रिटेल ट्रेडर के रूप में नहीं दिखा सकते, आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के रूप में नहीं दिखा सकते, ये मना है। इसको बोलते हैं लूरिंग, लालच देना। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, सेबी एकदम श्योर है इस बात पे, ठीक है। मैं अब यहाँ पे दिखा दूं यार भाई मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए, अब ये दिखाना बहुत आसान है भाई दी, मैं बताऊं कैसे। इस एक अकाउंट में बाय कर लो, दूसरे अकाउंट में सेल कर दो, बिल्कुल और होल्ड करके रखो। इसमें करोड़ आ गए, इसमें लग गए, तो जो उसमें आ गए उसकी फोटो दिखा दो, राइट। तो ये दिखाना मना है, ठीक है। दूसरा, अगर आप एक रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, जैसे हम बात करें ब्रोकिंग की, म्यूचुअल फंड की, रिसर्च एनालिस्ट की, तो इन सबको दिखाना अलाउड अब हो गया है, लेकिन उसके लिए इनको पहले सर्टिफिकेट लेना है कि हमने सर्टिफाइड किया। जैसे मैंने आपको नहीं बताया, हमको सर्टिफिकेट के लिए बुलाया गया था, अब सेबी ने प्रावधान निकाल दिया कि भैया दिखाना है तो पहले सर्टिफिकेट लेके आ, फिर दिखाना। तो कितना अच्छा काम कर दिया। तो बिल्कुल तो अगर जैसे मेरे से कोई बोल भी देता है कि साहब आपका P&L बताइए या ऐसा कीजिए, मैं ऑफेंड नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति को शायद यकीन नहीं हुआ, विच इज़ फेयर, कोई बात नहीं, हम सबको यकीन दिला भी नहीं सकते, और शायद वो हमारा काम भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसको समझना है उसको समझ में आना है, जिसको नहीं आना बिल्कुल समझ में नहीं आना। तो मतलब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर रिटेलर को लगता है कि यार मेरे को नहीं दिखा रहे तो इनको खुद को नहीं आता, तो भाई आप फ्री हैं, आप जो सोचना चाहते हैं हम उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे को ये पता है कि सेबी नहीं चाहती तो वो काम तो हम कभी नहीं करते। बिल्कुल सर आप ना सेबी के साथ बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ ऑलरेडी एम्पैनल्ड हैं जी। मैं सर बहुत इंटरनली बात बोलूँगा, प्लीज़ आप इस पे ऑनेस्ट रहना जी। सेबी जो रिटेल के लिए चाह रहा है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, रूल्स, रिटेल भी परेशान होता है, कभी एक्सपायरी उधर चली गई, कभी कुछ चला गया। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं ट्रेडिंग सर्कल में ही जिनकी पूरी स्ट्रैटेजी ही ख़राब हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी शिफ्टिंग। जी।
तो सेबी का सर समझ नहीं आ रहा। आई नो देयर इज अ वेरी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली 4 लोग बैठे हैं, उन्होंने बोला बंद कर दो तो बंद हो गई, उन्होंने बोला खोल दो तो खोल ऐसा गई। तो नहीं है जी। दिमाग चल रहा है पूरा। Yes. बट सर मुझे ये मैसेज रिटेल तक देना है, और आप प्लीज बी ऑनेस्ट ठीक। कि सारे रिटेल के साथ सेबी लिटरली चाहता क्या है? रिटेल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, वॉल्यूम कम करना चाहता है, या रिटेल को सच में ही सेव करना चाहता है? क्या मोटिव है सेबी का? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सेबी का जो मोटो है, जैसे कोई भी एक बॉडी बनाई जाती है, सरकारी बॉडी होती है, ठीक है, उसका एक मोटो डिसाइड किया जाता है कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, ठीक है। तो उनका पहला लक्ष्य है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। पहला लक्ष्य है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर को बचा के रखना। मार्केट रेगुलेशन उसका लक्ष्य जरूर है, लेकिन पहले इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कोई बाजार पे भरोसा करके आ रहा है और उसको उसका रिजल्ट ना मिले तो उसके साथ क्या होगा? तो मैंने बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट कमाया और मेरे अकाउंट में नहीं आ पा रहे साहब, फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा, कैसा लगेगा? तो ये नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी? सेबी की। तो सेबी हमेशा रिटेल इन्वेस्टर के लिए सोचता है। आपको मैं 100% श्योरिटी से बता सकता हूँ। अब एक बड़ी परेशानी है, हम चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर कमाए, लेकिन डेटा उसके अगेंस्ट है, कमा नहीं पा रहा। तो अब क्या करें? तो उसको रोकने की कोशिश करें कि भाई ये तुम लोगों से नहीं बन रहा है, तुम दूसरा वाला रास्ता अपनाओ। और मैं इसका बहुत सच्चा एग्जांपल आपके यहाँ शेयर करता हूँ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को अपन 1 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ठीक है। इक्विटी मार्केट में भी लोगों को लॉस होता है, हाँ डेफिनेटली, ट्रेडर्स को, बिल्कुल राइट। आप नोट कीजिएगा, जिस व्यक्ति को इक्विटी मार्केट में ट्रेडर को लॉस हुआ है, वही व्यक्ति म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट में। कैसे? क्योंकि उसको कोई एक प्रोफेशनल व्यक्ति मैनेज कर रहा है। उसको समझाया गया कि यार म्यूचुअल फंड भाई ऐसे होते हैं, रोज पैनिक नहीं होना है, टाइम लगेगा रिजल्ट मिलने में, इतना रिजल्ट मिलेगा। उसकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर करके उसको अंदर लाया गया और उसको वो प्रोडक्ट के रूप में ऑफर किया गया। और क्या कॉस्ट पे? आज म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या चार्ज कर रहा है? फंड अकाउंट क्या एक्सपेंस रेशियो पे काम कर रहे हैं? 1.5%। मैं 1 करोड़ रुपए का 1.5% खर्च करके उस आदमी को नौकरी पे लगा रहा हूं जिसकी तनख्वाहें करोड़ों में है। मेरे लिए इतना बड़ा आदमी काम कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं 1-1.5 करोड़ वाला नहीं, 500 रुपए लगाने वाला व्यक्ति भी इतने बड़े आदमी को अपने लिए जॉब पे लगा रहा है। इससे बड़ी फैसिलिटी क्या होगी? म्यूचुअल फंड क्यों आया? क्योंकि आम आदमी इक्विटी मार्केट से लॉसेस में था। तो म्यूचुअल फंड ऐसा प्रोडक्ट आया कि भाई इक्विटी मार्केट से लॉस में बचना है, म्यूचुअल फंड में आ जाए, एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैंडल करेगा। आप देख भी रहे हो कि म्यूचुअल फंड को रिस्पॉन्स मिला भी है। F&O से आज व्यक्ति लॉस में है, सेबी की जिम्मेदारी है इसको एड्रेस करना, सेबी ने कर दिया है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड, आप आइए 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कीजिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपका पैसा लगाया जाएगा और अच्छा। आपको उसके ऊपर रिटर्न कमा कर दिए जाएंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड जी, SIF। तो इसमें आपने बताया सेबी खुद कह रहा है कि आपका पैसा कोई और मैनेज करके F&O में खेलेगा। एब्सोल्युटली राइट। ओके। और एक ही परेशानी है इसमें, अभी परेशानी सुन के मेरे ज़्यादातर लोग थोड़े से दुखी होंगे, वो ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए रखा गया कि भाई 10 लाख रुपए हैं तो इस बाजार में आना, नहीं तो मत आना। अदरवाइज खुद आप ट्रेड करो, बट थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस। देखिए ये बात सेबी और कई लोगों ने बहुत बार बोली कि रिटेल इन्वेस्टर को ऑप्शंस और फ्यूचर से दूर रहना चाहिए। मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी ओपिनियन है। देखिए सर, आप कहीं भी जाएंगे किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे लॉटरी बिकती है, इंसान का एक बार तो मन हो जाता है लॉटरी खरीदने का, यार हो सकता है यार मेरी किस्मत चल जाए, बिल्कुल हो सकता है यार मेरी लॉटरी खुल जाए, राइट। तो ऐसे इंसान को हक है एक्सप्लोर करने का, मार्केट को एक्सप्लोर करने का कि भाई क्या मैं कमा पा रहा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज की 100 करोड़ रुपए से ऊपर की खुद की डेस्क हो गई है। मतलब वो लोग दूसरों का 100 करोड़ रुपए से ऊपर मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इतना बड़ा आदमी वो बन पाया, उसको पता था क्या पहले से, तो कहीं ना कहीं तो उसको ट्राई करना पड़ेगा। तो वो ट्राई करने का लोगों को हक है, बस उस तक एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच किया जाना चाहिए। और वो सिस्टमेटिक तरीका ये कि पहले खुद उसमें डूबो और फिर उसमें से आप अपने लिए स्ट्रेटेजी निकालो और फिर उसके ऊपर काम करो। मेरे को लगता है ये सबसे सही तरीका होगा। और सर आजकल ये तो चलो आपने डिटेल में ही बताया कि सभी कहीं ना कहीं सोच ही रहा है, बट वो कई बार हमें कड़वा भी लगेगा, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए ही सेफ गार्डिंग। करेक्ट। बट सर इसके अलावा ना एक चीज़ और है, रिटेल ना मोस्टली ऐसा नहीं है कि आज अपने ही कारण से लॉस करता है जी। आज आप देखेंगे तो डेली सुबह 9:15 बजे
नॉन रजिस्टर्ड आइडेंटिटीज, हाँ एंटिटीज, बहुत सारे लोग वो लाइव ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। जी, और शायद मुझे लगता है कि सेबी ने बोला है जो आप रजिस्टर्ड हैं वही बाई और सेल के सिग्नल्स दे सकते हैं ना, क्योंकि उसके अलावा आप देंगे तो लाइक इट्स अ नॉट अ लेजिट वे। करेक्ट। तो जो ये सिग्नल्स दे रहे हैं नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी, जिसके कारण लोगों का लिटरली मतलब लाखों रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि अब कोई इंसान बोलता है किसी स्टेज से तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये खुद भी कर रहा है, अब वो आई डोंट नो उनका क्या पीछे मोटिव है, लेकिन जब वो बंदा लॉस कर रहा है तो क्या सेबी यहाँ पे नहीं उनको सेव करना चाह रहा कि भाई इन नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज ये कैसे सिग्नल दे रहे हैं, लोगों का पैसा लगा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं ऐसे जो बोलते हैं कि भाई 10,000 का 1 लाख दे देंगे। बंदा कोर्स के लिए पैसा नहीं दे रहा है सर, 35,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, अगर मान लो किसी का बढ़िया कोर्स भी है, किसी और से ले लेना, मतलब ये नहीं कह रहे हमसे लेना, किसी अच्छे इंसान से ले लेना, लेकिन उसके लिए बंदा देगा नहीं क्योंकि उसमें समय लगेगा सीखने के लिए। लेकिन मैसेजेस ये आएंगे, सर मेरा आप ही के नाम से किसी और के नाम से फेक पेज बना हुआ है, उसको 10,000 दिया, उसने 10,000 खा दिया, उसने कहा 20,000 दे दो, 30,000 दे दो। तो क्या सेबी की इस पे नजर नहीं है कि भाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन यहाँ पे आए? 3 बातें मेरे को इस बात पे आपके साथ शेयर करनी। सबसे पहली बात ये कि लॉसेस हैं, प्रॉफिट है, सेबी रजिस्टर्ड बंदा भी करा सकता है लॉसेस, कोई गलत बात नहीं होगी। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अनरजिस्टर्ड बंदा भी लॉसेस करा सकता है। बिल्कुल। तो ये लॉसेस और सेबी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की लड़ाई लॉसेस से नहीं है, नहीं, इसकी एक्चुअल लड़ाई ये है कि जो व्यक्ति मुझे राय दे रहा है क्या वो राय देने के लायक है कि नहीं है। एग्जैक्टली। मैं जिसके पास ऑपरेशन कराने गया वो डॉक्टर तो है ना, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो मैं ऑपरेशन गलत व्यक्ति से करा रहा हूँ, इससे मुझे नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल। तो सेबी ने वो नियम ये बनाया कि यार रजिस्टर्ड व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन देने का उद्देश्य ये कि आम जनता को पता रहे कि यार ये व्यक्ति जो है हमारे पैमानों पर पूरा उतरता है। पब्लिक के पैमाने दूसरे हो सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई इसने कर रखी है, इसने इतना NASM पढ़ रखा है, हमने इसका एक्सपीरियंस चेक किया है, अब हम बोल रहे हैं कि ये बंदा ये सर्विस देने के लायक है। ये हो गई एक बात। बिल्कुल। अब इस बात पे आते हैं कि साहब इनके ऊपर सेबी का एक्शन ले रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेबी ने यूट्यूब कई लोगों के बैन कराए हैं, कई लोगों के स्ट्राइक आए हैं, कई लोगों के परमानेंटली अकाउंट डिलीट हो गए हैं, और कई लोगों ने मॉडल ये ढूंढ लिया है कि हम रोज एक नए चैनल से लाइव आएंगे और रोज हम अपने टेलीग्राम पे उस चैनल की लिंक भेज देंगे कि भाई जी इस लिंक से आज आ रहे हैं, आ जाओ। ठीक है, अब झूठ बेचना दुनिया की सबसे आसान बात है साहब, मतलब सच बताना हमेशा कड़वा रहेगा और झूठ बेचना हमेशा आसान रहेगा। मैं बोलता हूँ आप एक काम करो जी, कल से मेरे कोर्स में आ जाओ या मेरे साथ ट्रेडिंग करने लगो, 1 साल में तो तुमको करोड़पति बना दूंगा। किसको बुरा लगेगा सुनने में? मैं मेरी स्क्रीन दिखाता हूँ, भाई जी मैंने आज 7 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, सिर्फ 1 घंटा काम किया है, और कोई भी व्यक्ति जो देखेगा वो अट्रैक्ट होगा, मतलब आप और मैं भी, मतलब उसमें कुछ गलत बात नहीं है, राइट? यार इसने क्या किया है, अरे ये कैसे कर पा रहा है, वो एंग्शियसनेस, वो एक्साइटमेंट आता ही है कि यार देखूं तो सही क्या किया इसने। आज भी अगर मैं आपको बताऊं कि यार मेरा ये देखो P&L है, ये इसमें ऐसा है, तो आपके मन में स्वाभाविक यार क्या करते हो यार, वो सवाल आना ही चाहिए, राइट? तो ये झूठ बोल के उन लोगों को अपने पास लाया जाता है। तो लाइन कहाँ पर है सर? कैसे पहचाने एक नॉर्मल बंदा, बिगिनर जो ट्रेडिंग कर रहा है, कैसे पता चले कौन सही है कौन गलत? सिर्फ एक चीज है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस को पैमाना बांधना बंद करो। ठीक है, कि इससे नापना है कि यार इसके कारण लॉस हो रहा है, इसके कारण प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले वो बंद करो। सबसे पहले ये देखो कि जो व्यक्ति मुझे टिप्स दे रहा है, जो मेरे साथ लाइव ट्रेड करने की बात कर रहा है, सर एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, आज जाके अपन सब लोग जितने भी हैं उन सबको 1-1 फ्लावर दे के आते हैं। क्यों करोगे आप ऐसा? कुछ तो आपको मिलना चाहिए ना, आप खाली तो बैठे नहीं, खाली बैठे तो परिवार को समय दें, क्यों आप ये करें, अपनी सेहत को समय दें। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक लाइव एक्टिविटी कर रहे हो, उसके पीछे कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है जो कि होना भी चाहिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। देखो भाई, अगर वो पैसा कमाएगा नहीं तो वो मेहनत करेगा क्यों आपके लिए? तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए मेहनत करेगा तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ ट्रेडर कि हम ये नोट करें कि उसके नाम के सामने सेबी रजिस्टर्ड लिखा है या नहीं, जो लाइव में आपको सिग्नल दे रहा है, जो हर जगह पे जो किसी भी तरीके से आपसे बात करना चाहता है कि यार मैं तेरे को ये ट्रेड बताऊंगा, तो उसके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए ना कि मैं वो ट्रेड बताने के लिए सेबी से सर्टिफाइड हूं या नहीं। और इसको बचने का सबसे आसान तरीका बताऊं साहब, सिर्फ 10 लोग किसी भी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिख दें कि ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी दुकान सेबी बंद करा देगी क्योंकि उनको इन्वेस्टर का हित सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर
मैं देखता हूँ, कभी मैं लाइव देखता हूँ दूसरे लोगों का कभी कभी, तो मैं देखता हूँ कि यार कई लोग उनको उल्टा बोल रहे हैं, कई लोग उनको कमेंट भी कर रहे हैं कि आप तुमने कॉल बोला है तो मैं तो पुटी खरीदूंगा। हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। सो मैं उस थॉट प्रोसेस से बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है या किसी ने आपके साथ गलत किया है, झूठे वादे किए हैं। झूठे वादे किए हैं, तो आप सबसे पहले उसके अगेंस्ट में वहां जाके एक्शन लीजिए। सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब विषयों में, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी कहानी है जिसको सेबी नहीं सुनना चाहता। सेबी छोटी से छोटी बात में भी इन्वेस्टर्स का ध्यान रखता है। बहुत बढ़िया सर। ये सर अंदर की बातें कई बार नहीं आती सामने जी, बट थैंक यू, आपने ये चीज़ें ओपनली रखी। थोड़ा सा बात करूंगा सर अब टेक्निकल साइड में जी, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई, हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी माइंडसेट, ऑप्शन चेन, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। सर आप ट्रेड तो करते ही हैं जी, भले आप ऑप्शन सेल करो, बाई करो, जो भी करो, आप डायरेक्शन जरूर पकड़ते हो। जी, डायरेक्शन पकड़ने के लिए हम अब डेटा भी आप देख रहे हो, जी, लेकिन उसके साथ आप चार्ट जरूर देखते होंगे। चार्ट पे कैंडलस्टिक्स होती है। जी, बहुत लोगों के सवाल आते हैं, सर कैंडलस्टिक्स ढूंढ ली, पैटर्न्स पकड़ लिए, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग कर लिया, ट्रेंड लाइन यूज कर ली, इंडिकेटर्स यूज कर लिए, एक ऐसी चीज बता दो जिसके साथ आप डेटा को अलाइन कर सकें जी। और जिससे आप डायरेक्शन पकड़ते हैं। आप सर क्या करते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, आप कैसे सर इतनी कैपिटल तक पहुंचे, कैसे कंसिस्टेंसी लेकर के आए, कैसे इतने स्टूडेंट्स आपने ट्रेन किए, वो क्या चीज़ है जो आप एक आज भी नहीं छोड़ते हो और शुरू से कर रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो ये कि मैं चार्ट्स बहुत पसंद करता हूँ, और चार्ट्स पसंद करने का कारण पता है क्या है? आप जितने बड़े सक्सेसफुल लोगों से मिलोगे, वो किसी भी एक चीज के ऊपर बात नहीं करेगा। वो पता है क्या करेगा? वो ना हमेशा, आप हमेशा नोट कीजिएगा, वो कोरिलेशन दिखाएगा। मतलब देख भाई, ऑप्शन चेन ये बोल रही है, अच्छा सरकार का कमेंट क्या आई है, यूएस में क्या घट रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मस में क्या हो रहा है, और एफआईआई डेटा क्या बोल रहा है, बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। ऑप्शन चेन क्या हो रही है। और जितना समझदार व्यक्ति होता जाएगा ना सर, वो उतने कोरिलेशन बिठाना सीख जाता है। और देखिए, सुनने में थोड़ा सा टफ लगता है बिगनर को कि यार इतनी सारी चीजें मैं कैसे देखूंगा, लेकिन 1 2 3 4 करते करते वो सारी चीजों की प्रैक्टिस आप देखिएगा बनती जाती है। तो जो व्यक्ति ये कोरिलेशन नहीं बिठाता है, वो प्राइमरीली क्या कर रहा है, वो कम इंफॉर्मेशन पे या अधूरी इंफॉर्मेशन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप क्या करते हो, आप पहले एक डेटा स्टडी करते हो, फिर दूसरा करते हो, फिर तीसरा करते हो, और जब ये सारी चीजें एक दिशा में इशारा कर रही होती है, तब जाके आप अपना पैसा लगाते हो। क्योंकि मार्केट है साहब, वो ब्रूटल जगह है। मतलब आप एक फाइटिंग रिंग में घुस रहे हो, अगर आप तैयारी करके नहीं जाओगे तो आप पिट के आओगे, राइट। और बायर्स के लिए तो बिल्कुल ऐसा काम होना चाहिए कि रिंग में गए, फटाफट से चाटा मारो, लौट आए। ज्यादा देर लगाना भी नहीं चाहिए, लाइट खुलती है तब तक वापस ताकि उसको वो जोर से किसी बड़े पहलवान का पंच ना पड़ जाए। ठीक है, तो ये उसका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है 15 मिनट। ओके। और मैं 15 मिनट के चार्ट्स को देखता हूँ। लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम के चार्ट्स को यूज करते हैं भाई, 15 मिनट भी देखो, 5 मिनट भी देखो, 1 मिनट भी देखो, 1 घंटा भी देखो, 1 दिन का भी देखो। पर जितने भी यूजर्स जिन्होंने एक बार भी चार्ट ओपन करके ये सारे चार्ट देखे होंगे, उनको पता है कि एक समय पे कोई भी पांचों के पांचों चार्ट में एक जैसा सिग्नल नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। डेली में बाय दिख रहा है, आर्ली में सेल दिख रहा है, 15 मिनट में फिर बाय दिख रहा है, आज 5 मिनट में फिर सेल दिख रहा है। इंसान बेचारा इसी में ही कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरा कहना ये है, एक जगह पे देखते देखते उस देखने की आदत हो जाती है, और वो आदत ही एक्चुअली एनालिसिस का हिस्सा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करें, आप 5 मिनट का कर रहे हैं तो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करें। ये बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। मैंने सारे इंडिकेटर्स पे हाथ आजमाया है, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जिसको मैंने यूज ना किया हो। इंडिकेटर का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सरल तरीके से दिखाना। इसके अलावा तो कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। कि एक आम आदमी जो इस पूरे प्राइस स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ पा रहा है, उसको कैसे बताया जाए कि बाजार कहाँ जा रहा है। तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये है कि आपको वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज पढ़ना सीखना चाहिए। जब तक वो चार्ट पढ़ना नहीं आया, तो इंडिकेटर तो भाई सहारा देने के लिए बना था। उसको जिसके पास खुद से चलने की ताकत नहीं है, उसकी बैसाखी बनने के लिए बना था। और अगर आप इसमें वाकई सीरियस हो तो बैसाखी से चलना कैसे सीखेंगे? पहले तो प्राइस पढ़ना सीखें। प्राइस एक्शन में इतना कुछ है जिसको मैं मानता हूं कि अगर इंसान मेहनत करेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा, हमारे यहाँ पे मेहनत की डेफिनेशन भी बड़ी डिफिकल्ट है। इंसान को लगता है यार मैं उठूं, मैं पूरी बुक पढ़ डालूं, कोई फायदा नहीं है।
आप 5 छोड़ो 50 बुक पढ़ डालो। वैसे तो हमारे देश में बुक्स पढ़ने का पैटर्न खत्म हो गया, अब इंसान तो वीडियो देख रहा है। लेकिन अगर मैं एक बुक उठा के पढ़ता हूँ, एक दिन में मैं 5 बुक भी पढ़ देता हूँ। आप चैट जीपीटी पे जाइए और लिखिए गिव मी 10 प्राइस एक्शन, वो लिख देगा बड़ा बड़ा। परेशानी है कि आपने उसमें से किसी एक को भी यूज नहीं किया। एक सीखो, 10 दिन तो चलाओ, 10 दिन उसी चीज को यूज कर रहे हैं, एक ही टाइम फ्रेम फिक्स करके कि भाई ये ऐसा 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 चल रहा है। मुझे लगता है इससे इंसान को बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है कि यार मेरे को ये चीज देखना आया या नहीं आया। इसीलिए जब हमारी बैचेस हम रखते थे, उसमें हम क्या करते थे पता है कि हम, जैसे हमने बताया कि यार चैनल लाइन बनाना है, तो भाई मैंने चैनल लाइन बोर्ड पे ड्रॉ कर दी तो तुमसे कैसे हो जाएगी, तुम बना के भेजो ना। सो हमारा 2 वे इंटरेक्शन रहा। हमारा कभी भी ये इंटरेक्शन नहीं रहा कि मैं बनाता हूँ जी आपने देख लिया कैसे बनी, अच्छा वेरी गुड ना, मैंने ये 5 बनाई, आप 5 बना के बताओ, आप ऐसा शेयर ढूंढ के बताओ जिसमें अभी बन रही है। ये ड्यूरिंग दी क्लास हमने किया है, हमेशा ऐसा किया है ताकि लर्निंग जो है वो पूरी डिटेल तक पहुंचे। तो पहली जिम्मेदारी ये प्राइस एक्शन सीखो, वो सबसे ज़्यादा क्लियर है। बाजार में कहाँ पैसा लग रहा है, किसका लग रहा है, सब कुछ दिखना शुरू होता है, बस थोड़ा उसको समय देना पड़ता है, डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा उसको समय देना पड़ता है। दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप, स्टॉप लॉस हंटिंग, मैं इस कॉन्सेप्ट का बिलीवर हूँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे लोगों का पैसे का नुकसान होगा, बाजार उसको एक बार तो होके आएगा ही आएगा, क्योंकि बाजार को आपसे पैसा चाहिए। तो ये उसका एकदम सिंपल नियम है। तो आप उस नज़र से भी इसको देखना शुरू करें। मैंने एक बहुत सिंपल टूल भी बनाया जिसको मैंने बहुत यूज़ किया, मैं आज भी यूज़ करता हूँ। मैंने लोगों को भी देखा है वो लोग उससे अच्छा पैसा बना पा रहे। तो हमने एक जय हिंद इंडिकेटर नाम से एक इंडिकेटर बनाया। अब ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल इंडिकेटर है। बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने 3 मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए हुए हैं जिसको हमने ट्रायंगल अपने भारत के झंडे के कलर में, तिरंगे के कलर में बनाया है। मतलब सबसे ऊपर हम सैफरन कलर लेते हैं, केसरिया कलर लेते हैं, बीच में वाइट लेना चाहते हैं लेकिन वाइट क्या उस पे चार्ट पे क्लियर दिखता नहीं है, तो हमने ब्लू कलर का अशोका चक्र जो है उसको यूज़ किया है, और सबसे लास्ट में हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है। तो 3 मूविंग एवरेज हम उसमें प्लॉट करते हैं। और हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जैसे ही मार्केट अपने आप को इस सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कर ले कि सबसे ऊपर सैफरन, बीच में ब्लू, सबसे नीचे ग्रीन, मतलब भारत का झंडा आपको दिखाई देने लगे, तो बाय करने का टाइम है, आप वहां पे खरीद लीजिए। और अगर ये झंडा उल्टा हो जाए, हमारे देश का भगवान ना करे कभी होगा, ना कभी होने वाला है, लेकिन अगर चार्ट में आपको ऐसा दिखने लगे कि ग्रीन सबसे ऊपर है, बीच में ब्लू है, सबसे नीचे सैफरन मतलब केसरिया कलर आ गया, तो अब बाजार में सेल का टाइम आ गया, बाजार यहाँ से नीचे आ जाएगा। इसमें 2 बड़ी परेशानी है। देखो, सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि भाई 2 बड़ी परेशानी है ठीक है। हमको कुछ आपको ऐसा नहीं बताना कि यार हमने जो बना लिया वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। ध्यान से सुनो, 2 बड़ी परेशानी है। पहली, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता। अच्छी बात यह है कि सिग्नल भी नहीं देता, ठीक है। दूसरा, लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब टॉप पे आपको कभी भी बाहर नहीं करा पाएगा, बॉटम पे आपको टॉप पे कभी भी सेल नहीं करा पाएगा, आपको बॉटम पे कभी भी बाय नहीं करा पाएगा। बट जिसको डायरेक्शन समझना है बाजार की क्या है, वो एकदम क्लियरली नजर आती है। ट्रेंड राइट करवाएगा आपको, रिवर्सल्स में उतनी हेल्प नहीं करेगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इसका थोड़ा सा लेट है। मतलब अगर बॉटम बन के 2-3 कैंडल बीत जाएगी, फिर वो बोलेगा कि भैया खरीद लो, आ जाओ ठीक है। सो वो थोड़ा सा लेट चलता है, लेकिन क्योंकि हमारे बाइंग में और सेलिंग में दोनों में ही हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हम बहुत देर तक वेट करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो एंटर करते हैं, अपना पैसा लेते हैं और बाहर हो जाते हैं, बस इतना सा। तो एक कैंडल भी आपने सही से प्रिडिक्ट कर ली तो काम हो जाएगा। ग्रेट सर, आपने ये जो प्राइस एक्शन सीखा, चाहे मूविंग एवरेज, लिक्विडिटी आपने बताया, आपने बोला एसएल हंटिंग चलती है, अगर आज डिटेल में सीखना है, कोई बुक्स अवेलेबल हैं? भाई पहले तो मैं फिर से बोलूँगा कि लोग बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं अलग अलग बुक्स बताना चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उससे बात कर रहा हूँ आपके व्यूअर्स में जो भयंकर पढ़ाकू है, जिसको किताब दे दी जाए तो उसको मज़ा आ जाता है, उसको CMT की बुक उठानी चाहिए, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। हमारे दुनिया में एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें
टेक्निकल एनालिसिस में चार्टर्ड की डिग्री मिलती है जो कि न्यूयॉर्क MTA ऑफर करता है। तो अगर पढ़ाई करने का मन है कि नहीं भाई मैं तो डिटेल में अंदर घुस के बिल्कुल राजा की तरह सीखना चाहता हूँ, उन्होंने पूरा करिकुलम बनाया है, बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन बाजार का ऐसी एक चीज भी नहीं है जो वो छोड़ देगा। ग्रेट। तो जिसको इतना डिटेल में जाना, अब ऑब्वियसली हम सब इतना डिटेल में जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, वैसे भी किताब के साथ एक खास बात है, खोलो और नींद आती, ठीक है। तो जिनको थोड़ा कम उसमें जाना है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चुननी है, तो मेरे को ऑप्शंस के ऊपर गाय कोहेन जो है उनकी बहुत अच्छी लगती है बुक। उनकी बुक का नाम है द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, बहुत अच्छी बुक है। बिगनर, एडवांस, साइडवेज मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट, मैक्सिमम रिस्क, इतना सब तरीके से उसने एक ही टॉपिक को समझाया हुआ है, बहुत क्लियरली उन्होंने ग्रीक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाय कोहेन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंगली इंटेलिजेंट गाय। चार्ट एनालिसिस करना है, मेरे को जॉन मर्फी की एसेंशियल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी लगती है। बहुत बेसिक से उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाया है। जिसको चार्ट एनालिसिस, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, मैं मानता हूँ कि अगर उसने जॉन सी मर्फी की बुक उठा के पढ़ ली, उसको टेक्निकल एनालिसिस समझाने से, यूज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो पूरा मार्केट के बारे में सीखना है, तो मेरे को लगता है मार्क मिनर्विनी, मेरे को लगता है हर व्यक्ति उनकी विजट्स, मार्केट विजट्स के बारे में बात करता ही है। तो ये दिस गिव्स यू द एंटायर थॉट ऑफ व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे क्या चल रहा है। अगर इसको पढ़ के भी आएंगे तो एटलीस्ट इतना बेस बना रहेगा कि अननेसेसरी चीज़ें मार्केट में नहीं होंगी। भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट इसको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं पढ़ना है ना, कि मेरा आज से 3 महीने बाद पेपर है तो मैं उसकी तैयारी आज से कर रहा हूँ, वैसे नहीं पढ़ना है ना। इसको कैसे पढ़ना है, आज पढ़ा कल अप्लाई कर। जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा मिस्टेक समझ में आएंगी। जब हम किसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं अप्लाई करने के बाद, तो वो ज़्यादा समझ में आती है कि अच्छा यार इसका ये मतलब भी हो सकता है। तो ये करना पड़ेगा, जिसको सही में सीखना उसको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई इलाज ही नहीं है। ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ फाइनली मुझे ये जाननी है कि सारे लोग यही बोलते हैं रिटेल ये कर रहा है, रिटेल वो कर रहा है, सब रिटेल की गलतियां ही निकाल रहे होते हैं, हालांकि हम कितनी कोशिश करें सही चीज़ें सिखाने की, बट एनी विच वेज रिटेल कुछ तो सही कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, उसको बढ़ावा देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी बात है। आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो रिटेल अच्छी कर रहा है और उसको और अच्छा करना चाहिए। एंड इसके बाद एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, बट पहले आप इसको फाइनलाइज कर लीजिए एंड देन उसके बाद उस पर मूव करते हैं। तो मैं सबसे पहले, आपकी बिल्कुल सही बात है और मैं 100% इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, जब वो बोलते हैं कि यार तुम्हारी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ये देखा था तो ये क्यों नहीं देखा था। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोले यार मैं क्या क्या दिखूँ, सब बुराइयाँ ही दिखा, सब बुराइयाँ दिखा रहे हैं, उसको क्या देखना चाहिए और वो क्या अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो और उसको कहाँ ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज वो बहुत अच्छी कर रहा है कि जब वो चार्ट खोलता है तो वो उससे हुक हो जाता है। जब वो ट्रेड करता है तो उससे हुक हो जाता है, जब तक उसको ट्रेड चलता रहेगा उसकी नजर भी नहीं झपकेगी, और ये बहुत बड़ी बात है। इतना ज्यादा अटेंशन जो उसको दे रहा है ये बहुत कमाल की बात है। तो अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने स्क्रीन ट्रेड करने के बाद 1 सेकंड भी नहीं भटका हूँ, तो मतलब कुछ तो मेरे दिल में जज्बा है जिसको मैं उस जगह पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वरना आज की डेट में अगर मूवी में 1 सेकंड भी सीन इधर हो जाता है तो इंसान का फट से इंस्टाग्राम या स्नैपचैट खुल रही है, तो उसका कभी भी इसको ट्रेड के बीच में स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट नहीं, उसका पहला फोकस हमेशा ये रहता है। दूसरा, आज की डेट में जो यूथ है वो बहुत सीखने में इंटरेस्टेड है। वो लगातार नया व्यक्ति ढूंढ रहा है कि यार मैं क्या ढूंढ लूँ, मैं क्या सीख लूँ, मैं क्या सीख लूँ, मैं क्या सीख लूँ। तो ऑफ कोर्स देखिए, आपकी स्ट्रेटेजी मुझसे मैच नहीं होती, आप बहुत अच्छे ट्रेडर्स से मिलते हैं, सब ट्रेडर्स अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बताते हैं। मेरे जैसी स्ट्रेटेजी शायद कोई और ना यूज़ करते हो, कोई मुझसे बेहतर करते होंगे, कोई मुझसे बुरी करते होंगे, ठीक है, कोई उनके हिसाब से अच्छी करते होंगे। तो सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो वो उससे प्रॉफिट में है। तो ये कोई गलती से ऐसा कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ के उसको एक्सेप्ट कर ले और इम्प्लीमेंट कर ले तो ये इसके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है जो ये कर रहा है, मुझे इस पे 100% विश्वास है। थर्ड, मैंने नोट किया है हमारा जो यूथ है वो IPO में पैसा लगा रहा है।
और आईपीओ से पैसा बना पा रहा है, ये जो है ना, ये उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको ये बात समझ में आई कि मेरे को आईपीओ आया है, मेरे को एक पैसा बन सकता है, मेरे को अप्लाई तो करना चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक दूसरी बात है, पर मैं ट्राई तो करता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा है कि उसको उसके चक्कर में थोड़ा आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पढ़ता है, थोड़ा उसको जानता है, फिर उसमें पैसा लगाता है और उस ग्रोथ को एंजॉय कर रहा है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाता है ट्रेडिंग करने में। देखिए, जो लॉस कभी उसको होना है, जो कि होना है, ठीक है, उस लॉस को उसने पहले ही कहीं से कमा लिया, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। राइट, ठीक है। एक चीज़ और जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर पा रहे हैं कि यार मैं जो है पापा से, मम्मी से ये बोल पा रहा हूँ कि पापा मुझे ट्रेडिंग में करियर बनाना है। और ईमानदारी से आजकल के पेरेंट्स भी, चूंकि खुद भी बाजार में पैसा लगाते हैं, खुद भी फाइनेंशियल एक्सपोजर रखते हैं, तो वो भी एनकरेज कर रहे हैं अपने बच्चे को कि तुम जाओ, कोई बात नहीं, पर सीख के जाओ। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है। ये चीज़ सर मैंने अभी लास्ट टाइम देखी थी, ये 4th पॉइंट जो आपका है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने हमारे साथ एनरोल भी किया था, तो उन्होंने ये बोला था मुझे अपने फादर से पूछना पड़ेगा जी। तो नॉर्मली पहले क्या आता है कि शायद अब इनके फादर बोलेंगे कि मत करो, क्योंकि कैसे आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे, बट लिटरली वो वहाँ पे आए, कह रहे सर मुझे फीस देना है, क्या कैसे करना है एनरोलमेंट। तो फिर मैंने कहा आपके फादर ने क्या बोला, कह रहे तो बिल्कुल अच्छी बात है कि आप सीखने जा रहे हो पहले, कि आप जब चीज़ों को सीखोगे तभी जाकर के समझ पाओगे। और वो सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो एक लड़की थी, तो लड़की को इनकरेज कर रहे हैं अगर पेरेंट्स, तो मतलब ये मार्केट्स के लिए सीखो। मैं इसका एक और इंटरेस्टिंग केस जो मेरे साथ हुआ शेयर करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, इंसान जब कहीं से अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाता है तो वो दूसरों को रेफर करता है कि यार भाई मेरे को अच्छा लगा, तेरे को सीखना है तो तू यहाँ चला जा। वैसे पैसा इंसान किसी के साथ शेयर करके राजी नहीं है, और ऐसी सीक्रेट जिससे उसने थोड़ा बहुत पैसा बनाया वो तो किसी के साथ शेयर करके राजी नहीं है। किसके साथ शेयर करेगा? जो उसका एकदम जिगरी होगा, अजीज होगा, उसका भाई होगा, एकदम ऐसे व्यक्ति के साथ। हमारे साथ सर जो पेरेंट पढ़ के गए वो अपने बच्चे को भेजते हैं, जो बच्चा पढ़ के गया वो अपने पेरेंट को लेके आता है कि आप भी सीखो। तो ये जो हमने हासिल किया है, इसकी मुझे लगता है ये हमारी सारी चीज़ों का सबसे बड़ा सबूत है कि यार हम इतना अच्छा काम करेंगे। इंसान अपने पेरेंट को बोलता है कि यार आप चलो साथ में, या पेरेंट अपने बच्चे को बोलते हैं नहीं यार अगर तेरे को सीखना है तो ये जगह ठीक है। सो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा नोट कर पाया। जैसे 2008 में हम जब बात करते थे तो फाइनेंशियल मार्केट्स में एजुकेशन वर्ड ही नहीं था। मतलब लोगों से किसी को बोलो कि शेयर बाजार में हम पढ़ाते तो बोलते अच्छी इसकी भी पढ़ाई होती है ऐसे रिस्पॉन्सेज हमको मिलते थे। ऑफकोर्स आज तो ये सिनेरियो नहीं है, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जो एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 5th पॉइंट मेरा यही होगा कि जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं, उन लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर करने के मल्टीपल प्रयासेस करे हैं और कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज कोई भी नया क्रिप्टो आता है, कोई भी नया आईपीओ आता है, कोई भी नई चीज़ होती है, तो उनको इंटरेस्ट है कि इसमें क्या हो रहा है मुझे पता रहे। तो ये अवेयरनेस बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस जो गया है आज काफ़ी काम आ रहा होगा लोगों के लिए। थोड़ा सा मैं सेल्फिश होना चाहूँगा जी, प्लीज़। एक सवाल मैं अपने लिए करूँगा, क्योंकि आज शायद आप भी और मैं भी सिर्फ ट्रेडर्स नहीं रह गए हैं जी। हम लोग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम आज क्रिएटर्स भी हैं जी। जो बनाते हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है, राइट जगह में धकेल सकता है, बुरी जगह में धकेल सकता है। सर एक ऐसी एडवाइस दीजिए प्लीज़ जो मैं यहाँ से लेकर के जाना चाहूँगा कि क्योंकि आपने काफ़ी बहुत साल देख लिए सर मार्केट के, आपने 2000 देख लिया, 8 देख लिया आपने, और आप उस टाइम आपने सुना तो होगा ही, मतलब एक पास वाली चीज़ ही अरशद मेहता वाले तो मूवी में ही थे हाँ। लेकिन आपके लिए तो थोड़ा सा आपने सुना भी होगा जिन लोगों के साथ आपने काम किया है। सर एक चीज़ ऐसी है कि हमारी आज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ट्रेडर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो आने वाला मार्केट है उसके लिए, जो आने वाला रिटेल है, क्योंकि सर ये चीज़ बढ़ेगी, रिटेल बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि जो नया बच्चा है उसके लिए तो ये चीज़ बहुत अब एक्सेसिबल हो गई है। मैं आपको ना इस बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो इस बात की आपकी 100% तारीफ है भाई कि आप अपनी जिम्मेदारी ढूंढना चाहते हो। हम आखिर आज यहाँ पे आके बोल रहे हैं, हम ये कोई बात कर रहे हैं, कोई भी अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आम व्यक्ति इसको देख सकता है। अब हम उसके बारे में नहीं जानते राइट कि वो कितना फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, वो कितना फाइनेंशियली मजबूत है, मेंटली कितना मजबूत है कोई भी प्रॉफिट या लॉस देखने के लिए, ठीक है। तो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स है, ठीक है। इसीलिए जैसे आपने देखा, मैंने जैसे इंडिकेटर की बात की, मैंने कहा भाई पहले गलतियां सुन ले यार ठीक है। तो अभी मैं जो शेयर करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी जगह पे मूवमेंट जब आता है, किसी भी जगह में तेजी जब आती है, बुलिशनेस जब आती है, तब लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। अभी से 2-2.5 महीना 3 महीना पहले तक लोग गोल्ड सिल्वर के लिए हर दिन फोन पे पूछते थे कि भाई क्या लग रहा है, बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, राइट। और हर आम घर में गोल्ड सिल्वर के बारे में बात हुई है कि क्या इस समय निवेश करना चाहिए या निवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या गोल्ड सिल्वर कोई नया प्रोडक्ट है? नहीं। लेकिन तेजी, तो अभी लोगों का रुझान कम है क्योंकि तेजी नहीं है। जिस दिन ये तेजी लौट के आई, जो कि आएगी ही, सब लोग वापस बाजार में आएंगे। तो बाजार पहले से और ज्यादा डायनामिक हो जाएगा, बाजार पहले से और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बाजार पहले से और ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगा। 2003 का मार्केट 2026 में नहीं है। 2003 में जो मूवमेंट हमको सुबह से रात तक देखने के लिए मिलते थे, अब 2:45 से 3:30 तक देखने के लिए मिलते हैं। तो वो डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, आप समझ रहे हो। तो आगे जाके और अपडेट होने वाला है, ठीक है। सो हैविंग सेड दिस, मैं यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन आपके साथ शेयर करता हूँ। 2047 उन्होंने अमृत काल का उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, विजन बनाया हुआ है, विकसित भारत बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो अभी हम विकासशील भारत हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है, तब हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे, ये हमारा मोदी जी का लक्ष्य है, ठीक है। तो 2047 में वो बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 2200 करोड़ की हो जाएगी, जो कि यहाँ से 5 टाइम्स की ग्रोथ की वो बात करते हैं, ठीक है। पैसा जब आता है इंसान के पास तो उसको निवेश करने का मन अपने आप उठता है, ये कभी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। अगर मेरी जेब में पैसे हैं, मुझे लगेगा कि यार मैं इसको क्या करूं कि ये पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए। खास तौर से जब वो किसी और को देखता है कि यार इसके बढ़ गए, तो उसका इंटरेस्ट आता है कि यार ये मेरे को भी लगा के सीखना चाहिए, तो लगाना चाहिए। तो 2047 तक ये होना है, जो कि यहाँ से अनदर 21 ईयर्स की जर्नी है। अब आने वाले 20 साल में जब वो रैली आएगी, वो तो जैसी 2003 से 2008 में आई, 2020 से ज़्यादातर लोगों ने नोट भी करी, 24 तक आई जी। तो ये रैली जब भी मिलेगी, लोगों का वापस इंटरेस्ट आएगा। लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जब तक वो रैली नहीं आती है, आप अपने आप को अपडेट करें, सीखें, ताकि उस रैली का पूरा फायदा ले पाएं, राइट। ताकि फिर जब रैली खत्म हो जाए, फिर टॉप पे जाके खरीद बैठेंगे और फिर बोलेंगे कि यार हमारे खरीदने के बाद बाजार नीचे आ जाता है। तो उससे अच्छा ये कि आप अभी से प्रिपेयर हो। तो मार्केट का भविष्य बिल्कुल क्लियर है, मार्केट बहुत ऊपर जाना है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या बन जाती है? आपकी और मेरी जिम्मेदारी एकदम क्लियर है। पहला, अगर हमें कोई व्यक्ति सही लगता है, हमें उसके बारे में बात करने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए कि यार ये व्यक्ति अच्छा है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, उसके क्रेडेंशियल्स हमेशा चेक करना चाहिए। अब ये तो हो गई कि आप किसी और को कैसे बात करेंगे। अब अपने खुद के लिए क्या जिम्मेदारी है? तो मैं खुद के लिए ये जिम्मेदारी मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपनी हार और जीत, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। क्योंकि इससे ज़्यादा किसी को पसंद आने की, किसी के ना पसंद आने की, ना आपकी कोई जिम्मेदारी, ना मेरी कोई जिम्मेदारी। बिल्कुल। अगर 100 लोग मुझे देख रहे हैं तो उसमें से 70 लोग 80 लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, 10-20 लोग मुझे नहीं भी पसंद कर रहे हैं। कोई लोग मानते होंगे कि यार क्या बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा तो मैं बाइंग में कमा लेता हूँ। वो उनकी थॉट प्रोसेस है, हमें उनको देखना बंद कर देना चाहिए। जो व्यक्ति सही में ये समझ रहा है कि यार मैं मेरे जर्नी शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे आता है मैं वो बता सकता हूँ, जो मुझे नहीं आता मैं कैसे बताऊँ, जो मुझे आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो बस हमारी जिम्मेदारी ये कि अपने आने वाली जो हमें आता है उसका दायरा जितना बढ़ाएंगे उतना फ़ायदा रहेगा। और ऑनेस्ट अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते रहें और सेबी के रेगुलेशंस के साथ काम करें। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ना आपका कोई फ़र्ज़ है, ना मेरा कोई फ़र्ज़ है। सुमित सर, मज़ा आया आपसे बात करके। काफ़ी चीज़ें छूट गई है, बट वो नेक्स्ट के लिए भी रखेंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है आपके साथ बात करके। जैसा हमें एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा मज़ा आया। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप अपने व्यूअर के हर पर्सपेक्टिव को जानते हो। आप ये जानते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ये जानते हो उसको क्या बता दूंगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और
आपने उसके हर टॉपिक को कहीं ना कहीं डिटेल में जाके डिस्कस किया कि नहीं भाई ऐसे मत बता कि यार ये ऐसा बता दिया। मेरे बंदे ने अगर उसको एक बार सुना तो उसको पूरा क्लियरली समझ में आना चाहिए। और इतनी डिटेल में बात करना मतलब वाकई आप बाजार की वो डेप्थ नॉलेज रखते हो जो कि आपका व्यूअर डिजर्व भी करता है बॉस। तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। थैंक यू सो मच, कीप डूइंग दैट प्लीज। तो सर काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके एंड दोबारा से मैं चाहूँगा कि आपका ये जो नॉलेज है हम व्यूअर्स के साथ रखें। व्यूअर्स हमें बताएंगे उन्हें कैसा लगा, कमेंट्स में जो भी चीज़ें मिस हुई हैं, जो जानना चाहते हैं और अपना प्यार जताना चाहते हैं तो आपसे ज़रूर दिखाएंगे। और अगर सर बढ़िया बनता है तो हम एक बार दोबारा आपको इन्वाइट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एंड आप ज़रूर आइएगा एंड एनलाइटन कीजिएगा दोबारा। मेरे को आपसे बात करके, आपके व्यूअर्स से बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी ऑनेस्ट बातें ही रख सकूँ। ठीक है, थैंक यू।